ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है। अप्रैल के बाद आपका मई, जून, जुलाई, ऐसे करके हम लोग सितंबर, अक्टूबर तक लगातार पहुंचेंगे। ठीक, इसमें से कितने लोग अभी ऐसे हैं आप लोग में से जो अगले साल यानी 2026 में जो हमारा पीएससी का एग्जाम होगा प्रीलिम्स, उसमें अपीयर होने वाले हैं? ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सीजी करंट अफेयर्स प्लस आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों से मिला करके लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। 15 क्वेश्चन यानी 30 नंबर। ये करंट अफेयर्स यदि आपका प्रिपेयर नहीं रहेगा तो आप 200 नंबर में नहीं 170 नंबर में खेलेंगे। और आजकल आप देख रहे हैं कट ऑफ कैसा 130, 135, 125 तक जा रहा है। तो 130 में 170 में 140 नंबर लाना ज़्यादा मुश्किल है बजाय 200 के कंपैरिजन में। ठीक, इसलिए करंट अफेयर्स हमको साथ में लेकर के चलना है। ठीक, इसका पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लगातार आपका वीकली, मंथली हर टाइप का पीडीएफ उसमें डलता है। आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो चाहे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, वो एमसीक्यू फॉर्म में रहता है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप पढ़ो, फिर जा करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। इसी पर बेस्ड सारे एमसीक्यू होते हैं। अब इसमें क्या होता है, करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना बहुत छोटी छोटी सी कई चीज़ रहती है, हर एक चीज़ को इसमें कवर नहीं किया जा सकता। इसमें जो मेन पार्ट है उसको हम कवर करते हैं, बाकी एक दो ऐसे चिलहर टाइप की जो चीज़ें बची होती वो आपके एमसीक्यू वाले पार्ट में कवर हो जाएंगी। ये भी होगा, साथ में कुछ एडिशनल भी होगा, तो वो ज़्यादा एलॉबरेट है इससे। ठीक, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ लगातार उसमें मिलता है, उसको डाउनलोड करके लगातार आप उससे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, ये आपके एग्जाम के लिए पीएससी प्रीलिम्स है चाहे आपका सीजी व्यापम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये करंट अफेयर्स। ठीक, इसको हल्के में मत लेना, बाद में जा करके बहुत बड़ा बर्डन बनता है ये। जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह दिलाने लगोगे ना, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह दिलाओगे, तब आप देखेंगे कि 4 लगभग आपके 8 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन तक भी पूछा गया है एक बार। ठीक, आपका 2020 के एग्जाम में, 21 के एग्जाम में, 19 के एग्जाम में पहले तो 25 क्वेश्चन देता था टोटल, 12-15 इससे और 8 से 10 उससे। इस प्रकार से क्वेश्चन का कोई सीमा नहीं है, 15 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है, 14 भी कर सकता है, पर जनरली 15 से नीचे तो अभी तक तो नहीं देखा है मैंने। लगभग आपके क्वेश्चन उतने आएंगे ही। ठीक, तो करंट अफेयर्स अपने को हल्के में लेकर के नहीं चलना है, कुल मिलाकर बात ये। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे अप्रैल महीने का ये करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। ठीक, 1 बाय 1 देखते चलते हैं। पहला हम देखते हैं आधार सेवाओं में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान। आधार सेवा क्या है, तो ये देखो पहला कि आयोजन एक किया गया था 8 से 10 अप्रैल को। 8 से 10 अप्रैल को एक आयोजन किया गया आधार संवाद कार्यक्रम का। आधार संवाद कार्यक्रम ये आयोजित हुआ था आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक आपका सब मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत मंडपम करके, जैसे यहाँ पर कोई भी अवार्ड कार्यक्रम या किसी भी टाइप का सेरेमनी होता है, आप देखे होंगे साइंस कॉलेज और ऑडिटोरियम में होता है, वैसा ही वहाँ पर एक बनाया गया है, उसका नाम रखा गया भारत मंडपम। नेशनल लेवल का जो भी कॉन्फ्रेंस, फेस्टिवल या फिर किसी भी टाइप का वो सेलिब्रेट करना है, अवार्ड सेरेमनी है वो, या फिर इंटरनेशनल लेवल के जैसे कोई मीटिंग वगैरह हो रहा है, G20 है या इस टाइप के और कोई मीटिंग भारत होस्ट कर रहा है, सारा कुछ अब यहीं पर होता है भारत मंडपम में। 90% चीज आप देखोगे यदि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है भारत मंडपम में ही होगा, वैसा टाइप का ऑडिटोरियम आप समझ सकते हो। ठीक, वहां पर ये आधार संवाद कार्यक्रम हुआ 8 से 10 अप्रैल को। इसमें क्या है, इसमें देखा गया जो भी आधार एनरोलमेंट है, आधार एनरोलमेंट है या उसका आपका बायोमेट्रिक वगैरह अपडेट है, इस प्रकार से जो भी चीजें हैं उसमें जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको अवार्ड दिया गया, उनको पुरस्कार दिया गया। ठीक, इससे क्या होता है, राज्यों को मोटिवेशन आता है अंदर से कि हम इसमें और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो इसमें क्या है, अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज थी, 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज थी। उसमें एक कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है। दूसरा बात यह है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, स्टेट्स को अलग अलग उसमें बांट लेते हैं, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट्स वगैरह। खैर अभी उसको आप छोड़ो। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि 8 से 10 अप्रैल एक आधार संवाद कार्यक्रम हुआ, इसी में सारा कुछ डिसाइड हुआ कौन सा स्टेट किस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3 से लगातार 4 से भी ज्यादा है कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज है। उसमें एक कैटेगरी है आपकी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार अपडेट, ये कैटेगरी का नाम है। ठीक, बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार अपडेट, इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है, या देश में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आया है। ठीक,
तीसरे नंबर पर आया है छत्तीसगढ़ इस कैटेगरी में, इसलिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसा इसमें सर्टिफिकेट मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट में तीसरा स्थान प्राप्त करने हेतु, ठीक, ये छत्तीसगढ़ को सर्टिफिकेट दिया गया। तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। अच्छा, इसमें किसका अपडेट हो रहा है बायोमेट्रिक आधार अपडेट? 5 से 7 वर्ष के बच्चों का और 15 से 17 वर्ष वाले किशोर लोगों का, ठीक, इन दोनों का आधार अपडेट हो रहा। आधार अपडेट से क्या मतलब है? आधार अपडेट से मतलब ये आधार में कौन कौन सा डेटा होता है, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, एड्रेस ये वो, 2 आपके मुख्य डेटा होंगे, एक होता है आपका फिंगरप्रिंट, थंब लगता है, दूसरा आपकी आंख स्कैन की जाती है ना, यही 2 है, उसी का अपडेट यहाँ पर किया जा रहा है। जब शुरुआत में आधार कार्ड बनता है, बच्चा छोटा है 5 साल से नीचे का, तब उसके फिंगरप्रिंट नहीं लिए जाते, आइरिस वगैरह स्कैन नहीं की जाती, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक। 5 से 7 साल में क्या होता है, पहली बार इनिशियल लेवल डेवलपमेंट उसका हो गया होता है, तब जाकर के एक बार इसका यहाँ पर फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आइरिस वगैरह स्कैन की जाएगी। दूसरा, 15 से 17 वर्ष के जो किशोर होंगे, तब तक यहाँ पहुँचते तक क्या होती है, फुल बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है, आपके फिंगरप्रिंट बढ़िया से आ जाएंगे और फिर आई स्कैन वगैरह भी किया जाता है। तो ये 2 बार जो अपडेट होता है आधार का, वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ये करवाना ही है। इसके बाद आपने 15 से 17 साल वाला करवा लिया, तब स्कूल टाइम की फोटो आप चलाते रहो 30 साल 35 साल 40 साल, जब तक आप चला सकते हो, उसके बाद मैंडेटरी नहीं, पर ये 2 बार जरूर आपका मैंडेटरी ही, ये करवाना ही। तो ये वाली जो कैटेगरी है, इसमें छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा लोगों का छत्तीसगढ़ ने आधार अपडेट किया। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर रहा। इसमें ये देखो, लगभग 38,762 बच्चों का इसमें आधार अपडेट वगैरह किया गया है। इसके लिए क्या हुआ, शिविर लगाए जाते हैं, जैसे आप आयुष्मान कार्ड वगैरह के भी शिविर देखते होंगे, बीच बीच में अनाउंसमेंट होते रहता है, आयुष्मान कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, ऐसे इसमें भी शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं अलग अलग। तो छत्तीसगढ़ ने दूरस्थ इलाके, जो नक्सल इलाके हैं, उसमें भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने कैंप लगाया था। एक साल में 944 कैंप तो केवल वहीं पर लगे थे, ठीक, बाकी मैदानी क्षेत्र में और। तो इस प्रकार से कैंप लगा करके आधार वगैरह अपडेट किया जाता है इसमें, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखो, 38,762 बच्चों का आधार अपडेट किया गया। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को यह ऐसा राष्ट्रीय सम्मान मिला। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ 3rd पोजीशन में है। तो सर फर्स्ट और सेकंड में कौन है? तो फर्स्ट और सेकंड में है, फर्स्ट में है आपका नागालैंड, दूसरे नंबर पर है मेघालय और तीसरे नंबर पर आया है हमारा छत्तीसगढ़। इस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैटेगरी में, ठीक। ऐसे और बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, ठीक। आधार एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, एक्यूरेसी इन आधार, फिर आपका बेस्ट इनोवेटिव यूज ऑफ आधार, ऐसे करके लगातार 8 से 10 यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं। मुद्दा यही रहता है कि लगभग हर स्टेट को किसी न किसी आपके इसमें खोज करके अवार्ड दे दिया जाए, ताकि उनको मोटिवेशन मिले। ये बात समझ पा रहे हैं? बोलो। ठीक, आगे देखते हैं। पीएम फसल बीमा योजना में राष्ट्रीय उपलब्धि छत्तीसगढ़ को मिली है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, ये आयोजित हुआ था आपके केरल में। केरल में कृषि मंत्रालय द्वारा ही ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। पीएम फसल बीमा योजना के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? पीएम फसल बीमा योजना, जैसे हमारी दुर्घटना बीमा योजना नहीं होती, एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह होता है, गाड़ी डैमेज हो गई तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, वैसा ही फसल का है। किसान फसल लगाता है, आंधी तूफान ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण उसका फसल जो है नष्ट हो गया, तो जितना नष्ट हुआ है उतना सरकार की तरफ से उसको कंपनसेशन मिलता है। यही है पीएम फसल बीमा योजना। यदि 50% नष्ट हुआ है तो 50% का कंपनसेशन मिलेगा। 100% खत्म हो गया है पूरा, ऐसी ओलावृष्टि हुई कि पूरा फसल ही खत्म हो गया और आपने बीमा करवा रखा है, तो आपको वैसा पूरा 100% का कंपनसेशन मिलेगा। ये होता है पीएम फसल बीमा योजना। तो जैसे आप गाड़ी के इंश्योरेंस में या अपना खुद का बीमा के लिए खुद से जा करके सारा कुछ फिलअप करना पड़ता है, बीमा लेना पड़ता है, प्रीमियम थोड़ा बहुत भरना पड़ता है, ये सारा प्रोसेस इसमें भी है। तो क्लेम सेटलमेंट, कितने किसानों ने फसल बीमा करवाया है, कितनों ने क्लेम किया है पाने के लिए कि हमारी फसल नष्ट हो गई, पैसा मिलना चाहिए, कितनों का क्लेम सेटलमेंट हुआ है, जिनके फसल नष्ट हो गए थे उनको पैसा दे दिया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह से। ये सारा कुछ परफॉर्मेंस देख करके अवार्ड दिया जाता है स्टेट्स को। जिन्होंने ज़्यादा एनरोलमेंट कराया हो, ज़्यादा क्लेम वगैरह सेटल किया हो, वैसे स्टेट्स को यहाँ पर डिवाइड करके फिर अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यही समीक्षा बैठक हुई थी। इसी समीक्षा बैठक में पूरा डेटा वगैरह देखा जाएगा स्टेट्स वगैरह कैसा परफॉर्म किया है,
नंबरिंग की जाएगी, उस हिसाब से इनको अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, स्टेट्स को दो उसमें बांट लिया जाता है, एक होते हैं आपके लार्ज स्टेट और एक होता है आपका स्मॉल स्टेट। छत्तीसगढ़ कौन से स्टेट में आएगा, क्या लगता है आपको? लार्ज में आना चाहिए, स्मॉल में आना चाहिए? लार्ज में आना चाहिए। आप लोगों का छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हुआ होगा तो आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ एरिया के हिसाब से देश में कौन से नंबर पर है? 9th नंबर पर है। पहले 10वें में था, जम्मू कश्मीर यूटी बन गया तो वो 90वें पर आ गया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ जो है लार्ज स्टेट कैटेगरी में आता है। तो लार्ज स्टेट कैटेगरी में आप देखो छत्तीसगढ़ की उपलब्धि क्या रही। पीएम फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। देश में दूसरा सबसे बेस्ट स्टेट बना है पीएम फसल बीमा योजना वगैरह इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोल किया जा सकता था किया गया, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग का क्लेम सेटलमेंट किया जा सकता था किया गया, इसलिए छत्तीसगढ़ को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग तो पहला कौन है? पहला भी कोई होगा, पहला है आपका कर्नाटक। कर्नाटक को इसमें पहला स्टेट है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड कर्नाटक को दिया गया। और इसमें क्या है, ये देखो यही सारी चीज़ें शामिल है। किसानों तक समय पर जो भी लाभ पहुंचाए जाए, उनके क्लेम वगैरह सेटलमेंट किया जाए, प्रीमियम राशि उनसे ली जाए, ये सब। और साथ में प्रशासनिक दक्षता के लिए, ये ना हो कि मेरी फसल जुलाई में खराब हो गई है और जा करके दिसंबर में मुआयना हो रहा है, ये सारी चीज़ें वैसा ना हो। ये ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि किसान की तो जब फसल खराब होगी तभी वो दौड़ कर जाएगा बेचारा, तो उसके तो पैसे लगे हुए हैं। ठीक, अब ये ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है, कितना जल्दी वो जा करके सारा कुछ करेंगे, कितना जल्दी उनका क्लेम सेटलमेंट होगा, ये डिपेंड करता है प्रशासन पर। तो ऐसी प्रशासनिक दक्षता वगैरह के लिए तो ये श्रेणी देखो, देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में ऐसा सर्टिफिकेट मिला है, इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं। और छत्तीसगढ़ के 2 जिलों जैसे मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और शक्ति, इनको बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर। इतनी बात समझ आ रही है? तो इसमें है आपका दूसरा नंबर, उसमें कौन सा नंबर था आधार वाले में? तीसरा था। ठीक, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। इसमें क्या होता है ना, आपको देखो ये सब इतने डेट्स वगैरह याद नहीं रखने होते कि यहाँ केरल में हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें आपको याद रखना ये होता है कि छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है, किस लिए है, या फिर किस कैटेगरी में है। जैसे हमने आधार वाले में कैटेगरी देखा, इसमें तो ऐसी कैटेगरी वगैरह कुछ है नहीं। ठीक, कौन सी कैटेगरी में है, कौन से नंबर पर है, कौन से राज्य की श्रेणी में है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। डेट वगैरह से हमको बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे ये बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह के थोड़े बहुत नाम याद रखने हैं, इतना ही इसमें है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में सबसे अग्रणी राज्य बना है। जीएसटी वगैरह आप जानते हैं, जीएसटी कितने इसके होते हैं पार्ट, कितने टाइप के होते हैं जीएसटी? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, और एक और कौन सा है? आईजीएसटी होता है। ठीक, आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट वाला। सेंट्रल जीएसटी जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा। स्टेट जीएसटी, इससे हमको पैसा मिलेगा, ये केवल स्टेट का है। ठीक, आईजीएसटी क्या होते हैं? आपके इंटर स्टेट व्यापार जो होता है ना, इंटर स्टेट बिजनेस वगैरह, उसमें उन दोनों राज्यों को डिवाइड होता है। ठीक, ये इसी से क्या होता है, हमको ग्रांट वगैरह मिलता है स्टेट को, अनुदान वगैरह जो बोलते हैं ना। यदि आपने बजट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आइडिया होगा, तो इससे क्या है, राज्यों को अनुदान मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सीजीएसटी वगैरह से जितने कलेक्शन होंगे और अदर तरफ से जो भी फाइनेंस वगैरह पैसे मिलते हैं केंद्र सरकार को, उन्हीं से फिर अनुदान मिलता है। तो इससे जो हमको अनुदान मिलेगा सीजीएसटी वगैरह से, बाद में वो हमारी होती है पॉकेट मनी, पिताजी हमको पॉकेट मनी दे रहे हैं। एसजीएसटी हमारी खुद की कमाई है। ठीक, और आईजीएसटी क्या है, दोनों भाई मिल करके कुछ काम किए, उसमें जो पैसा मिला अपना अपना शेयर उन्होंने बांट लिया। ये होता है हमारा जीएसटी का कंसेप्ट। तो इसमें आप देखो, जीएसटी राजस्व वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 25-26। ये फाइनेंशियल ईयर को ऐसे काउंट किया जाता है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च पर। साल भर, साल चेंज हो जाता है, इसलिए इस तरीके से हम उसको काउंट करते हैं। ठीक, तो अभी पिछले वर्ष जो वित्तीय वर्ष था 2024-25, उसमें जो जीएसटी संग्रह रहा था 16,390 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 18% की सबसे ज्यादा वृद्धि दर देश में आपकी दर्ज की गई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। यानी पूरे देश में प्रतिशत के आधार पर देखें, इंक्रीमेंट प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व वृद्धि दर छत्तीसगढ़ में पाई गई। सबसे अधिक % जीएसटी में इंक्रीमेंट हुआ है छत्तीसगढ़ के, 18% की।
ठीक। 18% सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व वृद्धि दर रही पूरे देश में छत्तीसगढ़ की, तो ये पहले स्थान पर है। दूसरे में कौन है? महाराष्ट्र, जिनके जीएसटी राजस्व वृद्धि दर रही 16%, और तमिलनाडु रहा तीसरे स्थान पर, उसका है 15%। ये आप समझ पा रहे हैं, राजस्व वृद्धि दर की बात हो रही है, ये फिगर की काउंट नहीं कर रहे हैं हम, ये परसेंट में काउंट कर रहे हैं। जैसे स्कूल वगैरह में आपके नंबर आए 500 में 400, परसेंट आए कितने? 80, सबसे ज्यादा 80% आपका हो गया, ऐसा टाइप से उसमें हम काउंट कर रहे हैं, प्रतिशत में हम काउंट कर रहे हैं किसके सबसे ज्यादा परसेंट आए। तो वैसे यहाँ पर प्रतिशत में सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि कौन से स्टेट की रही बोले तो छत्तीसगढ़ रहा, 18%, देश में पहले स्थान पर रहा। अब मार्च 2025 में जीएसटी संग्रह छत्तीसगढ़ का कितना रहा? 2057 करोड़। ये उतनी खास बात नहीं है, हमारे लिए खास बात यह है कि मार्च 2025 में 2057 करोड़ हमने कमाया, तो पर जो स्टेट जीएसटी है उसमें हमारी कमाई रही 1301 करोड़ रुपए। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि जब से जीएसटी शुरू हुआ है तब से लेकर मार्च 2025 तक हमने एक महीने में स्टेट जीएसटी द्वारा, केवल स्टेट जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, केवल एक महीने में स्टेट जीएसटी द्वारा छत्तीसगढ़ ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम अर्न आज तक नहीं की थी। मार्च 2025 में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने स्टेट जीएसटी की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं, यहाँ पर टोटल वाला लिखा है, ठीक। स्टेट जीएसटी के हिसाब से पहली बार हमने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया, ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाद में फिर आपके आईजीएसटी में इसका कंट्रीब्यूशन रहा 756 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में वो 10% अधिक है और ये 72% अधिक है। मार्च 2024 में यदि आप पूरा आंकड़ा देखो 2057 करोड़ से कम 1443 करोड़ कमाया था हमने मार्च 2024 में, लास्ट ईयर की बात है। इस साल हमने कमाया है 2057 करोड़, उसमें भी स्टेट जीएसटी का पोर्शन सबसे ज्यादा रहा है 1301 करोड़ रुपए। ये बात समझ पा रहे हैं? बोलो, आगे बढ़े इसमें। फिर आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व। आप लोग यदि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या आपका हुआ होगा, उसमें खनिज राजस्व आप देखते हैं, उसमें जनरली अनुमान दिया रहता है, अनुमानित है। जो आपका इनकम हुआ है वो जनरली पिछले साल का दिया रहता है, करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं दिया रहता, क्योंकि उसका डेटा बाद में आता है, ठीक। तो ये आपका वित्तीय वर्ष, ये भी आपका 2024-25 का है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। 2024-25 में छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई कितने? 14,195 करोड़ रुपए। 2023-24 में कितना था? 12,795 करोड़ था, तो यानी 11% की वृद्धि हमारी हुई है खनिज राजस्व वाले में, ठीक। लगभग 14,000 करोड़ रुपए। ये एब्सोल्यूट फिगर जो है ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व से कितनी इनकम हुई, कितनी कमाई हुई, इस टाइप के। तो ये एब्सोल्यूट फिगर आपको याद रखना होता है। खनिज राजस्व संग्रहण में क्रमवार जिले, पहला नंबर पर रहा दंतेवाड़ा, सबसे ज्यादा खनिज राजस्व हमको कहाँ से मिला है? दंतेवाड़ा से। दूसरे स्थान पर रहा है कोरबा, तीसरे स्थान पर रहा है रायगढ़, चौथे पर रहा है बालोद, पांचवें पर रहा है सरगुजा। दंतेवाड़ा में क्या है? खनिज राजस्व में क्या है? वहां पर खनिज, कौन सा खनिज है वहां? आयरन ओर। कहां पर? बैलाडीला में। कोरबा में कहां पर? कोरबा में क्या है? कोल है। रायगढ़ में क्या है? कोयला ही है। बालोद में क्या है? आयरन ओर। कहां से? दल्ली राजहरा। सरगुजा में क्या है? बॉक्साइट है और कोल भी है, कोयला भी है, ठीक। दोनों चीजें यहाँ पर, तो इसलिए अब दंतेवाड़ा का जो आयरन ओर है सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। जापान वगैरह को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे विशाखापट्टनम वगैरह होकर के, ठीक। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देखोगे आयरन ओर वगैरह में रॉयल्टी बहुत ज्यादा मिलती है। खैर उसको आप छोड़ो। दंतेवाड़ा पहले नंबर पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है कोरबा। ये जनरली आपको पहले स्थान पर ही दिखेगा, दंतेवाड़ा ही जनरली फर्स्ट नंबर पर रहता है, ठीक। तो आपको इसमें 2-3 चीज याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है, दूसरा इसका क्रम याद रखना है, पहले में दंतेवाड़ा, फिर कोरबा, फिर रायगढ़, फिर बालोद, ऐसे, ठीक। इसमें देखो छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क लगाए गए हैं। औद्योगिक पार्क आप समझते हैं क्या होता है? औद्योगिक पार्क क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल पार्क क्या होते हैं? यहाँ पर उद्योग लगते हैं, ठीक। यहाँ पर ये जो औद्योगिक पार्क होगा उसमें केवल उद्योग ही लगेगा, आप जाकर के स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते वहां पर, वो केवल इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल एरिया। जब हम इसको नाम दे देते हैं कुछ, जैसे आपने पढ़ा होगा अप्रैल पार्क, प्लास्टिक पार्क, या फिर आपका टेक्सटाइल पार्क, इस टाइप की आप चीजें पढ़े होगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क। जब हमने उसको नाम दे दिया कि ये टेक्सटाइल पार्क है
ये या आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्क है तो वहां पर केवल उसी से संबंधित इंडस्ट्री लगेगी। यदि हमने बोल दिया टेक्सटाइल पार्क तो वहां पर टेक्सटाइल से संबंधित ही इंडस्ट्री लगेगी। फिर चाहे वो फैशन डिजाइनिंग कपड़ा वहां पर डिजाइन करे या फिर वहां पर कपड़ा बनाए या फिर किसी प्रकार का रिसर्च वगैरह हो। ठीक, सपोज हमने क्या किया, इसको ऑटोमोबाइल पार्क घोषित कर दिया कि ये ऑटोमोबाइल पार्क होगा भाई हमारा छत्तीसगढ़ रायपुर में, तो यहाँ पर केवल ऑटोमोबाइल वाली ही इंडस्ट्री लगेगी, चाहे फिर वो रिसर्च वाली हो या फिर आपके शोध यानी रिसर्च शोध वाली हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाली हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन वाली हो, कुछ भी हो, वो सब आपके ऑटोमोबाइल वाला ही लगेगा। यहाँ पर कोई वहां पर आ जाएगा कि नहीं मुझे यहाँ गारमेंट की फैक्ट्री लगानी है, नहीं दिया जा सकता वहां पर जमीन, उसको बोला जाएगा आप टेक्सटाइल पार्क में जाकर के लगाओ या फिर ऐसे कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाओ। ठीक, तो जब नाम दे दिया जाता है तब आप समझ लो कि केवल 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 उसी से संबंधित इंडस्ट्री वहां पर लगेगी, दूसरी नहीं लग सकती। ठीक, तो ऐसे ही 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। एक बनेगा आपका ग्राम पटेवा राजनांदगांव में 322 एकड़ क्षेत्र में। कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ये सब है, लाइट, एलईडी है, आपके कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, सब आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, लाइट वगैरह, पंखा, जो भी, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो उन चीज़ों की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और सर क्लस्टर का क्या मतलब है? क्लस्टर का मतलब यही है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री लगेगी, इसको मिला करके बोला जाता है क्लस्टर। ये क्लियर है? ठीक, तो ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगेगी आपकी राजनांदगांव में। फिर विजयतला ग्राम राजनांदगांव में ही 50 एकड़ क्षेत्र में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगेगी। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग यानी यहाँ पर प्रिसीजन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो हम स्पेस वगैरह, जो भी हमारे सैटेलाइट जाएंगे या रॉकेट छोड़े जाएंगे या हमारा कोई डिफेंस इक्विपमेंट है, उसमें वो सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है? बहुत प्रिसाइज इंजीनियरिंग इक्विपमेंट चाहिए होता है। तो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपके लगेगा विजयतला राजनांदगांव में। फिर नवा रायपुर में आप देखोगे 20 एकड़ क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट पार्क, कपड़ा उद्योग। फिर आप देखोगे नवा रायपुर में एक और 30 एकड़ में फर्नीचर क्लस्टर, यहाँ पर केवल फर्नीचर से संबंधित उद्योग लगेंगे। फिर चाहे फर्नीचर आपका लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, किसी का भी हो, फर्नीचर इज फर्नीचर। ठीक, लकड़ी का जो है वो है, प्लास्टिक भी आप घर में देखे होंगे, लोहे का यदि बना हुआ है, ये सारा कुछ फर्नीचर में आता है। फर्नीचर यानी केवल लकड़ी का नहीं हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से टोटल आपके 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क लगेंगे इन क्षेत्रों में। 445 करोड़ रुपए की लागत वगैरह आएगी इसको बनाने में। लागत कैसे आती है? यहाँ पर रोड वगैरह बिछाने का काम सरकार का होता है, रोड बिछा देगी, पाइपलाइन वहाँ पर निकाल देगी पानी वगैरह के लिए। ठीक, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वहाँ पर लगाएंगे, तो ये सरकार का अपना होगा। उसके बाद जमीन जो है वो खरीद सकते हैं, लीज में ले सकते हैं, जो भी यहाँ पर उद्योगपति होंगे फिर अपना उद्योग वगैरह वो सेटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क लगेंगे। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को? आगे देखते हैं, नवा रायपुर में 3 नई शुरुआत की गई है। ठीक, 3 नए चीजें यहाँ पर सेटअप किए गए हैं, उसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। 3 नई शुरुआत क्या है? एक तो नवा रायपुर में लगाया जाएगा सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट, इसके लिए जमीन वगैरह दे दी गई, भूमि पूजन वगैरह हो गया है, उसकी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट। फिर एक एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाई गई है, नाम है उसका झरिया, ये नाम है उसका झरिया। ठीक, जैसे आप देखते होंगे पारस किराना स्टोर है, वो किराना स्टोर नाम है दुकान का पारस, वैसे ही ये एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट है, नाम है उसका झरिया। झरिया वो एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट। और एक ई ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा ये शुरू की गई है। तो आप इनको देखो, ये दोनों को, ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को दिखाते हैं। इसमें आप देखोगे सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हो रहा है, ये दोनों क्योंकि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा चलाए जाएंगे, ये भी और ये भी। इसलिए यहाँ पर आपको वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखेगा, सोशल एम्पावरमेंट भी दिखेगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी दिखेगा। ठीक, ये आपका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण दिखा रहा है और ये इंडस्ट्रियल आपके इसको दिखा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस वगैरह को। ठीक, इसी को हमको अभी 1 बाय 1 देखना है। पहले आप देखो सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट, ये लगाया जाएगा नवा रायपुर में। कंपनी है पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पॉलीमेटेक कंपनी जो है, इसी ने भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है। कहाँ पर लगाया है? किसी को आइडिया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चेन्नई में लगाया गया। ठीक, तो इसी पॉलीमेटेक कंपनी द्वारा पहला आपका सेमीकंडक्टर प्लांट भारत देश का लगाया गया था चेन्नई में। और वही कंपनी अब छत्तीसगढ़ में लगाने जा रही है सेमीकंडक्टर प्लांट। छत्तीसगढ़ में कहाँ लगेगा? नवा रायपुर में।
ठीक, नवा रायपुर में इतनी इनको जमीन दे दी गई है, लगभग कॉस्ट आएगी 1143 करोड़ की। इसमें खास बात क्या है, सेमीकंडक्टर प्लांट जो लगने वाला है ये क्या होगा, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, भारत में कहीं भी अभी तक गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं है, नहीं है, नहीं है, आज तक नहीं है, ना ही फ्यूचर की कोई प्लानिंग है इसको छोड़ करके। ठीक, 2030 तक इसमें हमारा टारगेट है 10 अरब चिप्स उत्पादन का लक्ष्य है। 2030 तक यानी जब से ये प्लांट प्रोडक्शन शुरू करेगा तब से लेकर 2030 तक हमको 10 अरब चिप्स बना लेने हैं गैलियम नाइट्राइड आधारित, ये टारगेट रखा गया है। इन चिप्स का उपयोग कहाँ किया जाएगा, टेलीकॉम सेक्टर में, फिर आपका 6G 7G जो आगे आएगा उसमें, लैपटॉप, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ये सब में यूज़ किया जाएगा। रोजगार इससे क्या है, लगभग 130 लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्टली, जो सीधा इंडस्ट्री में काम करेंगे। बाकी विस्तृत रूप से आप देखेंगे तो 5000 से अधिक रोजगार जो कि जुड़े हुए होंगे, ड्राइवर है, फिटर है, ये सब आपके मार्केटिंग एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो सब ऐसे करके 5000 से ज़्यादा हो जाएंगे। विस्तार प्रस्ताव क्या है, कंपनी ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव रखा है। जब बाद में कंपनी सेटअप हो गई, प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रही है, तब 10,000 करोड़ लगा करके और एक्सपांशन करेंगे, ऐसा इन्होंने प्रॉमिस किया है। ठीक, तो इतनी बात समझ आ रही है आप लोग को। अब इसमें खास बात ये है, इसको आपको थोड़ा बहुत समझना है। ये क्या है, गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट है। अभी तक भारत में कोई गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं है। तो कौन से वाले प्लांट हैं, सिलिकॉन बेस्ड चिप बनते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड के बनते हैं। ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड के सेमीकंडक्टर चिप्स ज़्यादा बनते हैं भारत में। अभी तक जितने भी सेमीकंडक्टर प्लांट आप सुनोगे, चाहे गुजरात वाला हो, तमिलनाडु वाला हो, आंध्रा वाला हो, फिर या फिर असम में टाटा ने जो बोला है उसका, कोई भी है, सब सिलिकॉन बेस्ड चिप ही है। गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट ये क्यों लगा रहे हैं सर, ये अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर का हमारा एक तरीके से नींव है, आप समझ लो। ये अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा एडवांस्ड है। इसका यूज़ किया जाएगा 6G में। 6G में क्यों यूज़ किया जाएगा, इसकी गैलियम नाइट्राइड चिप की खासियत होती है कुछ। पहला तो ये है कि ये जो भी सिलिकॉन बेस्ड चिप होते हैं उससे 10 गुना अधिक वोल्टेज पावर वगैरह सस्टेन कर सकता है। अधिक वोल्टेज अधिक पावर ये सस्टेन कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर काम कर पाएगा, अधिक फ्रिक्वेंसी पर। जैसे आपका 5G जिस फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करता है उससे भी बड़ी फ्रिक्वेंसी पर ये ऑपरेट कर सकेगा। बड़ी फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब ये है, सपोज 5G आपका 20 मेगाहर्ट्ज से मान लेते हैं 50 मेगाहर्ट्ज तक ये काम कर रहा है, वैसे 50 नहीं, इससे ज़्यादा है, पर मान लेते हैं 20 से 50 मेगाहर्ट्ज तक काम कर रहा है, यही फ्रिक्वेंसी है। 6G के लिए क्या होगा, हमारा 20 मेगाहर्ट्ज से इसको बढ़ा दिया जाता है 100 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक, इससे क्या होता है, बैंडविड्थ ज़्यादा मिलता है। बैंडविड्थ करने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे मान लो कि ये रोड है, ठीक, रोड है जिससे आपका डेटा ट्रांसफर होता है। जितना ज़्यादा बड़ा फ्रीक्वेंसी रेंज उतना बड़ा आपका रोड बढ़ता चला जा रहा है, समझ लो। ठीक, ये सपोज मान लो आपने 4 लेन रोड है तो ये आपका 8 लेन रोड हो गया और चौड़ा हो गया, तो क्या होगा, आपका डेटा और तेजी से जा पाएगा ना, ट्रैफिक उतनी जल्दी निकलेगा। तो जितना बड़ा फ्रीक्वेंसी रेंज होता चला जाता है उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज आप देखोगे 3G में कम मिलेगा, 4G में उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, 5G में उससे ज़्यादा बढ़ाया, 6G में और बढ़ेगा, 7G में और बढ़ेगा। तो ऐसा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज में ही ऑपरेट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज में कोई चिप ऑपरेट करेगी उसको उतनी ज़्यादा पावर सस्टेन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो सिलिकॉन कार्बाइड के कंपैरिजन में जो आपका ये वाला चिप है गैलियम नाइट्राइड, ये ज़्यादा पावर में ऑपरेट हो सकेगा। ज़्यादा पावर में ऑपरेट हो सकेगा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज होगी तो इसमें बैंडविड्थ वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। फिर इसमें एक बात और है आपकी कि ये क्या है, बैटरी एफिशिएंट होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे ये चिप, यानी सेम पावर पर ये हीटिंग इशू इनकी कम होगी, ज़्यादा हीट वगैरह रिलीज नहीं करेंगे। आपको कैसा मोबाइल चाहिए, ऐसा मोबाइल चाहिए कि बस आपने चार्जिंग में लगाया और कपड़ा आप उससे प्रेस कर दें वैसा, या फिर हीटिंग इशू कम चाहिए आपको, उसमें हीटिंग इशू कम चाहिए होता है। ठीक, जितना हीटिंग उसमें कम होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट आपकी बैटरी की लाइफ होगी, यानी बैटरी लाइफ उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट है मतलब ये हीटिंग इशू इसमें कम होगी, हीटिंग इशू कम होगी तो ये इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा होगी। ठीक, तो इतने इसमें इसके फ़ायदे हैं। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके लिए हमको साइज़ जो है, गैलियम नाइट्राइड का साइज़ भी सिलिकॉन कार्बाइड के चिप से कम होगा और छोटा होगा। वैसे चिप वैसे ही छोटे होते हैं, ये और छोटा होगा, नैनो चिप्स टाइप ये बन जाएंगे। ठीक, तो ये इसके फ़ायदे, एक तो आकार कम,
पावर ज़्यादा सस्टेन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल रही, बैंडविड्थ इसमें ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। इसलिए जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हम देखेंगे 6G 7G इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब में ये यूज़ होंगे गैलियम नाइट्राइड आधारित। ये समझ पा रहे हैं? तो ये हम फ्यूचर की नींव रख रहे हैं यहाँ पर, भारत का पहला। जब तक और स्टेट लगाना शुरू करेंगे तब तक हमारे यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया रहेगा, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसमें फिर आपको एक बात ये क्वेश्चन उठ सकता है कि गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट सर अभी तक क्यों नहीं लगा है भारत में? इसलिए नहीं लगा है क्योंकि गैलियम नाइट्राइड जो है बहुत ही आपका रेयर अर्थ मटेरियल टाइप का है, इतना आसान नहीं है इसको बनाना। ये नेचुरली प्रोडक्ट नहीं है, ये डिराइव्ड प्रोडक्ट है, बनाया जाता है इसको। ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलेगा, जैसे हमने खोदा कोयला निकाल लिया, खोदा हमने आयरन ओर निकाल लिया, वैसा नहीं बनता ये। इसमें आप देखो दो है, एक है आपका गैलियम, एक है आपका नाइट्राइड। नाइट्राइड तो चलो नाइट्रोजन से बनता है, नाइट्रोजन अच्छा खासा अवेलेबल है। गैलियम जो है ना, समस्या यहाँ पर आती है, रेयर अर्थ मटेरियल है। आपने रेयर अर्थ मटेरियल, आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल, नीचे दो ठोक और रहते हैं, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, सब आपके रेयर अर्थ मटेरियल आते हैं। गैलियम भी वैसा ही है, ये डिराइव्ड प्रोडक्ट होता है, नेचुरली नहीं मिलेगा। जो हमारा बॉक्साइट है, जो हमारा जिंक है, एल्यूमिनियम है, इनके रिफाइनिंग से बनता है ये जो बनता है। ठीक, इनका रिफाइनिंग होगा, इनका शुद्धिकरण होगा, तब जाकर के गैलियम वगैरह हम अलग से बनाते हैं। ये अलग टेक्नोलॉजी है और इसको बना पाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए गैलियम नाइट्राइड आधारित प्लांट भारत में अभी नहीं बना, क्योंकि भारत में एक भी ऐसा प्लांट नहीं है जो गैलियम बना है। ये समझ पा रहे हैं? अभी वर्ल्ड लेवल पर आप देखो, सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स वगैरह जो हैं चाइना एक्सपोर्ट करता है। गैलियम दुनिया का 95% अकेला चीन बनाता है, बाकी सब आपके 5% जो है वो थोड़े बहुत आपके रूस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इन लोग बनाते हैं, कजाकिस्तान, इस टाइप के, और कहीं भी नहीं। ठीक, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर की है। अब छत्तीसगढ़ में ये लगा इसलिए रहे हैं क्योंकि गैलियम नाइट्राइड चिप एक बार बनने शुरू होंगे तो हम जाएंगे किसकी तरफ? गैलियम बनाने की तरफ हमारा रिसर्च वगैरह होगा। और गैलियम बन किससे रहा है? बॉक्साइट, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सब के रिफाइनिंग से। छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य आप देखो, उड़ीसा, पूरे देश में पहला नंबर बॉक्साइट उत्पादन में। ठीक, फिर और ऊपर जाओगे झारखंड, ये सब में बॉक्साइट बन रहे हैं। हमारे यहाँ एल्यूमिनियम भी बन रहा है, आप देखो बालको और ये सब है। तो छत्तीसगढ़ जो है एक बहुत बड़ा आपका होपिंग स्टेट है कि यहाँ पर यदि हम प्लांट वगैरह लगाना चाहें तो सीधा हमको बॉक्साइट भी मिल जाएगा, एल्यूमिनियम भी मिल जाएगा। आज छत्तीसगढ़ में नहीं मिला, उड़ीसा से जैसा भी है यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में ये प्लांट सेटअप किया जा रहा है। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये फ्यूचर की अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी है, हम भविष्य पर नजर रख रहे हैं। ठीक, जब तक ये नहीं बनते, इनके क्या है, सप्लाई वगैरह मार्केट में शॉर्ट रहती है, इसलिए मजबूरी में आकर के सिलिकॉन कार्बाइड चिप यूज करना पड़ता है। यदि हम डिमांड सप्लाई करने में सफल हो गए तब इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट चले जाएगी, छत्तीसगढ़ को जबरदस्त इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा ही मानकर नहीं चलना कि हाँ सर चलो प्लांट वगैरह तो सेटअप होते रहते हैं। ये अलग टाइप का प्लांट है भाई। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना आप कंपनी का। पॉलीमेटेक कहाँ सेटअप हो रहा है? नवा रायपुर। कौन से बेस पर ये चिप है? गैलियम नाइट्राइड वाला। ठीक, लगभग 10 अरब चिप्स का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। ये चीजें कुछ आपको याद रखनी है इसमें। ठीक, आगे देखो आप, झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट, ये शुरू किया गया है पचेड़ा अभनपुर, जो कि आता है आपके नवा रायपुर अटल नगर वाले क्षेत्र में। ठीक, इसकी संचालक होंगी शारदा महिला स्व सहायता समूह। ये एक वाटर आपका बॉटलिंग प्लांट बना दिया गया है। जैसे आपके मिनरल वाटर सेटअप होते हैं वैसे ही हम अलग से अल्कलाइन वाटर बनाएंगे। अल्कलाइन वाटर क्या होते हैं? जो हम सामान्य पानी पीते हैं उसका पीएच कितना रहता है? 7 रहता है। तो अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट में आप देखोगे इसका पीएच जो अल्कलाइन वाटर होता है वो 7 से ज्यादा होता है, लगभग आपके 8-9 तक ले जाया जाता है इसको। ठीक, स्पोर्ट्स पर्सन जैसे आप विराट कोहली देखे होंगे ब्लैक वाटर पीता है, ब्लैक वाटर आपका अल्कलाइन वाटर ही है। वैसे ही आपके कई स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अल्कलाइन वाटर पीते हैं। ठीक, अल्कलाइन वाटर क्यों पीते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है वो है एसिड। ठीक, जितने भी रोग होते हैं माना जाता है वो भी एसिड के कारण होते हैं। जितना ज़्यादा आपका शरीर अम्लीय होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी रोग की क्षमता यानी शारीरिक रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, ये माना जाता है। अब एसिड को कंट्रोल कौन करता है? क्षार, एल्कलाइन बेसिस है ना। तो ये क्या होते हैं? आपके एल्कलाइन वाटर होते हैं। आप एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो बॉडी की एसिडिटी को ये कंट्रोल करेगा। शरीर से जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनको ये तेजी से बाहर निकालता है।
ठीक, आपका मेटाबॉलिज्म वगैरह बढ़िया रखता है, बोन्स वगैरह और मजबूत करता है, कैल्शियम वगैरह जब बहुत ज़्यादा निकलने नहीं देता। तो इस प्रकार से इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जो सेल्स हैं ये 7 pH वाले वाटर को कम तेजी से कंपेयर टू एल्कलाइन वाटर ज़्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होता है आपकी सेल्स वगैरह में। ठीक, यानी शरीर में क्या होगा, बराबर हाइड्रेशन बना रहेगा। जितना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा, जितना ज़्यादा आपका हाइड्रेशन अच्छा, उतना ही चेहरा पर निखार आता चला जाता है। ठीक, तो ये होती है एल्कलाइन वाटर की खासियत। अब सर चेहरे पे निखार मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं खरीद करके मुंह धोना आप शुरू कर दें। मुंह धोने से नहीं होगा, अंदर का निखार बाहर आता है इसमें। ठीक, तो ऐसा एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट शुरू किया गया है नवा रायपुर में, और ये संचालित किया जाएगा शारदा महिला स्व सहायता समुदाय। ये जो भी पूरा प्लांट है, ये देखो ये है दीदी। ठीक, ये पूरा ऑपरेट करेंगी, ऐसे 10 से 12 महिलाएं हैं, पूरा प्लांट इन्हीं के हाथ दे दिया गया। ठीक, और ये प्लांट लगाने में मदद किया है किसने, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, और एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन दोनों ने प्लांट सेटअप करने में मदद की है। जमीन दिया गया है इसके द्वारा न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। बाकी जो आगे प्लांट सेटअप किया गया है इसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, ये ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका छत्तीसगढ़ में नाम है, लोकल नाम बिहान। ठीक, जो नेशनल लेवल स्कीम होती है छत्तीसगढ़ में कुछ नाम से शुरू किया जाता है। ठीक, तो इसका नाम है छत्तीसगढ़ में बिहान। दोनों एक ही चीज़ है। जैसे आपके दो नाम होते हैं, एक घर का नाम और एक ऑफिशियल नाम। ऑफिशियल नाम है इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, घर का नाम है इसका बिहान, वैसा है। ठीक, तो ये क्या है, संचालन में लगभग 10 महिलाएं शामिल हैं। ये आत्मनिर्भरता इनकी बढ़ाएगी और लखपति दीदी लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। लखपति दीदी आप समझते हैं क्या होता है, क्या होता है लखपति दीदी? ये आप बहुत सुने होंगे, यदि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो लखपति दीदी वगैरह आप बार बार सुने होंगे। लखपति दीदी क्या होता है, ऐसे जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनका इनकम साल भर में 1 लाख से ज़्यादा करना है। जिनका हो गया उनको बोल दिया जाता है लखपति दीदी, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं ना। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओ, इतनी इनकम होती है क्या? नहीं हो पाती है। ठीक, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो उनकी इतनी इनकम नहीं होती, और इतनी इनकी इनकम बढ़ जाती है साल भर में लाख रुपए वगैरह से ज़्यादा। वुमेन एम्पावरमेंट होगा, घर में ज़्यादा अच्छी भूमिका ये निभा पाएंगी, उनके बच्चों को ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, ज़्यादा अच्छी सुविधा मिल पाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि स्व सहायता समूह के अंतर्गत जितने भी हैं सबको लखपति दीदी बनाया जाए। अब ये लखपति दीदी बनेंगी कैसे? ऐसे बनेंगी कि वाटर बॉटलिंग प्लांट से जो भी आपके ऐसे बोतल वगैरह बना करके बेचा जाएगा। ठीक, जितना ज़्यादा ये बिकेगा उतना ज़्यादा इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इनकी कमाई होती चली जाएगी। तो वैसे फिर लखपति दीदी लक्ष्य की ओर हम बढ़ेंगे। अत्याधुनिक यहाँ पर प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं जो जल की शुद्धता नापेंगी, पीएच स्तर वगैरह की जांच करेंगी। जब तक आपको पता नहीं चलेगा हमारा पीएच स्तर कितना है, या मेंटेन करना होता है ना 7 के ऊपर, तब तक आप कैसे इसको कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रयोगशाला वगैरह भी बनाई गई है। 500 ml की कांच की बोतल यहाँ पर सप्लाई की जाएगी। कांच की बोतल में ये सब पानी सप्लाई किया जाएगा, यानी नो प्लास्टिक जोन है। प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे, प्लास्टिक की बोतल में नहीं होगा, कांच की बोतल में होगा सब कुछ। तो ये क्या है, पर्यावरणीय एक अच्छा पहल भी है, और इसका मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल वगैरह भी लॉन्च किया गया है। तो ये होता है आपका झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट के बारे में। ये क्लियर है। आगे तीसरा वाला आप देखो, नवा रायपुर ई ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा। ई ऑटो तो आप लोग जानते हो, ठीक, पेट्रोल से नहीं चलती, इलेक्ट्रिक ऑटो होती है। ठीक, ऐसा यहाँ पर शुरू किया गया है हमारे मुख्यमंत्री साय जी द्वारा। इसका भी संचालन किया जाएगा महिला स्व सहायता समूह द्वारा। कुल आपके 40 ऑटो वगैरह की शुरुआत की गई है। 40 ऑटो के लिए 40 महिला सदस्य हैं, जो कि 15 ग्राम संगठन 3 क्लस्टर से लाए गए, यानी इनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक, 15 ग्राम संगठन के अंतर्गत जो भी 40 महिला सदस्य थे सबको एक एक ऑटो दे दिया गया है। नवा रायपुर के 130 किलोमीटर के दायरे में ये ऑटो चलेगी। अलग अलग इनका एरिया निर्धारित कर दिया जाता है। सपोज ये 2 एरिया है, 40 ऑटो है तो 10 इधर जाएगी, 10 इधर जाएगी, 5 इधर, 5 इधर, ऐसे से करके इनका एरिया डिसाइड कर दिया जाता है। ऐसे करके ये ऑटो वगैरह के संचालन किए जाएंगे। 130 किलोमीटर का दायरा होगा, जिसमें आएंगे आपका हाउसिंग बोर्ड, आवासीय क्षेत्र वगैरह, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जंगल सफारी, इन सबको जोड़ेगा। आप देखो जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक हमको ज़्यादा मिलना है उन्हीं एरिया को जोड़ा गया है। जंगल सफारी, पर्यटन, एयरपोर्ट, आपका ये सब कार्यालय वगैरह, फिर आपका आवासीय क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड, जहाँ पर ज़्यादा लोगों के आने जाने की संभावना है वहीं पर इनको जोड़ा गया।
इनका उद्देश्य क्या है, एक तो पर्यावरण अनुकूल परिवहन वगैरह मिले, डीजल वाले ऑटो से प्रदूषण ज़्यादा होता है, और साथ में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता बढ़े। ठीक, लगभग 40 महिलाओं को इसकी विशेषता यही है कि इनको प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण वगैरह से मुक्ति मिलेगी। तो कभी भी आप लखपति दीदी अब सुनो तो समझ जाना उनकी इनकम बढ़ाने की बात हो रही है। 50 बार, सैकड़ों बार आप जब पढ़ोगे पेपर वगैरह, कई बार पढ़ोगे इसको। लखपति दीदी योजना आजकल नेशनल लेवल पर चल रहा है, स्टेट लेवल की तो बात जानेंगे। ये क्लियर है अब? आगे हम देखते हैं मंत्री परिषद के निर्णय। कैबिनेट की मीटिंग होती है। ठीक, कैबिनेट की मीटिंग कभी भी हो सकती है, महीने में कितने भी बार हो सकती है, महीने में नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, वो कैबिनेट पर डिपेंड करता है कि महीने में वो कितनी बार मीटिंग करना चाह रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार। हर रोज बोले मीटिंग हर रोज कर सकते हैं। ठीक, वो कैबिनेट के ऊपर डिपेंड होता है। तो अप्रैल महीने में 2-3 बार ऐसी कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कई डिसीजन लिए गए। हमको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें जानने। एक है आपका नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इनका कैंपस को मंजूरी दे दी गई है। नवा रायपुर में ये लगेगा, लगभग 271 करोड़ रुपए की लागत आएगी। NIFT क्या है, एक इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी की। ये जो कपड़े वगैरह डिजाइन होते हैं ना, इन्हीं के जो ग्रेजुएट होते हैं वो निकल करके आते हैं। जितने भी आपके फैशन वीक ये वो जो भी चलते हैं, बॉलीवुड में सेलिब्रिटी वगैरह जो पहनते हैं, या फिर हमारे नॉर्मल कपड़े भी जो आते हैं वो इन्हीं के द्वारा मोस्टली डिजाइन किए गए होते हैं। इन लोग यहाँ से पढ़ करके निकलते हैं। पूरे भारत में टोटल ऐसे 17 NIFT हैं, 18वां लगने वाला है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो ये आपका NIFT परिसर को मंजूरी दे दी गई है। फिर राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS जो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंतर्गत शक्कर वितरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में शक्कर क्रय ये राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मूल्य रखा गया है 37,000 रुपए प्रति टन। यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप पढ़ते होंगे ना, अंत्योदय राशन कार्ड वालों को इतनों को इतने किलो चावल, इतने किलो चना, ये सब शक्कर वगैरह भी दिया जाता है। तो ये शक्कर अब खरीदा जाएगा राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से ही। पहले क्या है, टेंडर वगैरह बुला करके या फिर केंद्रीय एजेंसी वगैरह से ले लिया जाता था। अब स्टेट के ही सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदेंगे तो यहीं के लोगों को पैसे मिलेंगे। ठीक, और इसके लिए रेट रखा गया 37,000 रुपए पर टन शुगर की कीमत रखी गई। राज्य में कितने सहकारी शक्कर कारखाने हैं वैसे? 5 हैं, पक्का है कि 4 है? 4 है, एक प्रस्तावित है। कहाँ का प्रस्तावित है? याद है तो बोलो, या कुछ आइडिया है? जिले का नाम ही मालूम है? 4 कहाँ कहाँ पर है? हाँ, भोरमदेव शक्कर कारखाना है। और हाँ, सूरजपुर में है। जिला ही बताओ आप, एकदम पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं। सूरजपुर में है, बालोद में है, भोरमदेव यानी कबीरधाम में 2। ठीक, कवर्धा में 2 है, बालोद में 1 और एक ऊपर आपका सूरजपुर में। 5वां प्रस्तावित है आपका बेमेतरा में, चंदनू। ठीक, तो ऐसे टोटल आपके 4 शक्कर कारखाने। खैर, ये क्या है, ये हमने देख लिया। तीसरा डिसीजन एक आप देखो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, इसको राज्य में कैंपस लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अपना मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र ये लगाएगा। BEML क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU है, सेंट्रल लेवल का। एक आप पढ़ते होंगे महारत्न PSU, एक पढ़ते होंगे आप नवरत्न PSU, एक पढ़ते होंगे आप मिनी रत्न PSU। तो ये मिनी रत्न वाला है, ये ना महारत्न है, ये ना नवरत्न है, ये है मिनी रत्न। मिनी रत्न PSU के अंतर्गत ये है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये क्या बनाते हैं? तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाएंगे, बुलडोजर, ठीक, आपके डंपर वगैरह, एक्सकवेटर जो खनन वगैरह किया जाता है ना, ड्रिलिंग मशीन, ये सब माइनिंग वगैरह के लिए जो यूज होते हैं, क्रेन्स, टैंक, ऐसी बड़ी बड़ी चीज बनाएंगे जो पूरा पृथ्वी को हिला कर रख दे, जो चले। तो इसलिए नाम रखा गया भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बहुत ही हैवी इक्विपमेंट से लगाते हैं। तो इनका कैंपस एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है छत्तीसगढ़। ये समझ पा रहे हैं? आगे हम देखते हैं नक्सल प्रभावित जिलों में ऐसा जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। ठीक,
नक्सल प्रभावित जिलों में कौन कौन से जिलों में इसका निर्माण किया गया है? सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, इन 3 जगह पर अभी मंजूरी दे दी गई है जिला निर्माण समिति के। किसके लिए? निर्माण कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी साथ में मूल्यांकन के लिए। इन नक्सल प्रभावित जिलों में देखो क्या होता है, जैसे ही कोई नया हमको मैंने करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, इसके लिए क्या होता है, सरकारी प्रक्रिया, टेंडर निकालेंगे, ठेकेदार आएगा, वो सारा टेंडर भरेगा, किसी एक को मिल जाएगा, वो बनाएगा। अब नक्सली प्रभावित जिलों में क्या होता है, टेंडर वगैरह तो हमने भर दिए, कुछ भी सारा कुछ है हमने कर दिया, पर प्रॉब्लम ये आती है, जो ठेकेदार वहाँ सपोज रोड बनना है, रोड बनाने के लिए गया, चौथे 5वें दिन ही किडनैप, लगा के मार छोड़ दिया वापस की वापस, यहाँ पर आना नहीं। ठीक, अब ठेकेदार को तो जान प्यारी, नक्सली भाई कुछ भी कर देगा कल को, अभी तो चुनौती दे करके या फिर आपकी ये सब दे करके छोड़ दिया, वार्निंग दे करके। वो ठेकेदार गया, दूसरा आया दूसरे के साथ वही, तीसरा आया तीसरे के साथ वही, तो ठेकेदार लोगों के मन में एक भय हो जाता है। क्यों भय हो जाता है? क्योंकि इनको निर्माण वगैरह के लिए प्लान कहीं और से मिल रहा है, जिला कलेक्टर, इसको सुरक्षा के लिए जाना है एसपी वगैरह के पास, पुलिस के पास, जिनको निर्माण कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, कहाँ पर कैसा रोड बनना है ये सब। ठीक, यदि फाइनेंस वगैरह की कुछ दिक्कत है तो जाएगा जिला कोषालय वगैरह। ठीक, और किसी टाइप की यहाँ वहाँ पर आ रहा है, आपका वनी क्षेत्र आ रहा है, सीधा सा वो वहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं काट सकता, उसको पहले मंजूरी चाहिए होगी पर्यावरण विभाग से। तो ऐसे क्या है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट की दौड़ लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक जिला निर्माण समिति बना दिया गया है। अब यही जिला निर्माण समिति जो है पूरा कंस्ट्रक्शन जो इस टाइप के प्रोजेक्ट होंगे उसको वो देखेगी। अब इस जिला निर्माण समिति में आप देखो कौन कौन है, अध्यक्ष इनका है जिला कलेक्टर, यही पूरा निर्माण वगैरह को मंजूरी देगा। समिति के सदस्य आप देखो कौन है, जिला पुलिस अधीक्षक, एसपी, फिर आपका इसमें है डीएफओ यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर एक है आपका सीईओ जिला पंचायत, फिर आपका एक है जिला कोषालय अधिकारी। ठीक, तो निर्माण से संबंधित कोई प्रॉब्लम है कलेक्टर के पास जाएगा, सिक्योरिटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है एसपी के पास जाएगा, यदि वन वाली कुछ ऐसी बात आ रही है पेड़ वेड़ काटने वाली, इनके पास जाएगा, पैसे वगैरह की कुछ दिक्कत है जिला कोषालय अधिकारी। ठीक, कुछ प्लानिंग वगैरह की दिक्कत है, कैसे इसको किया जाए, तो यहाँ पर देखो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है यहाँ पर। ठीक, और संबंधित ये आपका सीईओ जिला पंचायत और संबंधित कार्य की जिला प्रमुख अधिकारी। कोई गांव से सड़क निकल रही है, किसी गांव में निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ के सरपंच, उप सरपंच, ये सब इसके थोड़े बहुत सदस्य होंगे। इससे क्या होगा, इनको एक भय मुक्त वातावरण मिलेगा। क्या है, यही जिला निर्माण समिति है, यही पूरे निर्माण वगैरह की मंजूरी देगी, तो इनको मालूम है कहाँ पर कितना काम होना है, कितने पैसे लगने हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगी ये सीधा अब समिति के पास जाकर के बोल देगा, इसको इधर उधर की दौड़ नहीं लगानी है। और ये जिला निर्माण समिति को मालूम होगा कि ऐसे ऐसे काम होने हैं, तो वो थोड़ा बहुत ओवरसी भी करेंगे, देखेंगे भी कि काम सही हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़। ठीक, इसमें अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, किसी गांव से सड़क निकल रही है तो उसके सरपंच वगैरह भी इसके मेंबर रहेंगे, इनको पता होगा काम बराबर हो रहा है कि नहीं, कितनी क्वालिटी वाला काम हो रहा है, और उस सरपंच वगैरह के माध्यम से पूरे गाँव को लोगों को पता चलेगा। तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, और ठेकेदार को भी भय मुक्त वातावरण थोड़ा बहुत मिल पा रहा है। ये हमारा उद्देश्य है ऐसा जिला निर्माण समिति बनाने का। संपूर्ण राजस्व जिला के लिए होगा, ये नहीं कि सुकमा वाला जाकर के बीजापुर में झांके कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, वो केवल जिला के अंदर ही होगा। ठीक, उनका जो भी कार्य क्षेत्र है केवल जिले के अंदर, बीजापुर यानी बीजापुर जिला के अंदर देखेगा, नारायणपुर वाला नारायणपुर जिले के अंदर देखेगा। ठीक, और इस समिति के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ही प्रोजेक्ट यहाँ पर सैंक्शन किए जा सकते हैं। 10 करोड़ से जहाँ ज़्यादा गया 11 करोड़ 12 करोड़ शासन के अंतर्गत आए, रायपुर वगैरह से उसको मंजूरी मिलेगी। ठीक, 10 करोड़ के ऊपर वाला प्रोजेक्ट है वो ये मंजूरी नहीं दे सकते। सपोज स्कूल बन रहा है, आंगनबाड़ी भवन बन रहा है, इस प्रकार का कोई और इंफ्रा बन रहा है जिसकी कुल लागत 10 करोड़ रुपए से कम है, तो ये समिति उसको मंजूरी दे सकती है। इसके बाद वाले को नहीं, 12 करोड़ 15 करोड़ पहुँच गया कुल लागत तो नहीं, वो फिर सीधा आपके इधर से होगा, रायपुर राजधानी वगैरह से। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को? बोलो। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में भूजल दोहन की स्थिति हम देखते हैं। ठीक, भूजल दोहन यानी आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में भूजल दोहन की स्थिति कैसी है? 49.5% यहाँ पर एक्सट्रैक्शन रेट है, निष्कर्षण दर। यानी यदि जमीन के अंदर 100 यूनिट जल है तो इसमें से 49 यूनिट हम बाहर निकाल ले रहे हैं, इसका मतलब ये। ठीक, तो ऐसे छत्तीसगढ़ में भूजल दोहन स्थिति कितनी बनी हुई है? लगभग 50% या 49.5% एक्सट्रैक्शन रेट है हमारी छत्तीसगढ़ स्टेट की। नेशनल लेवल पर कितनी है? 63%। तो नेशनल लेवल से हमारे यहाँ एक्सट्रैक्शन रेट कम है, जो कि अच्छी बात है या बुरी? अच्छी है। किनको लग रहा है बुरी है? अच्छी बात ही है ना,
अच्छी ही, तो इतना सोच क्या रहे हो इसमें, ठीक, अच्छी बात ही है, ठीक। इसमें क्या है आप देखो, लगभग छत्तीसगढ़ में कितने ब्लॉक हैं टोटल, जनपद कितने, ब्लॉक कितने छत्तीसगढ़ में, 146 इतने जनपद हैं छत्तीसगढ़ में। तो इसी 146 में आप देखो 38 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें निष्कर्षण दर 30% से कम है, यानी 100 यूनिट जल है तो 30 यूनिट से भी कम यहाँ पर निकाला जा रहा है भूजल, तो ये सबसे सुरक्षित श्रेणी में है, सबसे बेहतर स्थिति में। फिर 29 ब्लॉक, इसमें निष्कर्षण दर कितनी, 30 से 50% के बीच में है, ये भी सुरक्षित है पर सतर्कता की इसमें आवश्यकता है। फिर 49 ब्लॉक, इसमें आप निष्कर्षण दर देखोगे 50 से 70% के बीच में है, इसको भी सुरक्षित माना जाता है, पर अब ये जोखिम की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी भी ये जोखिम वाली कंडीशन में आ सकते हो। 30 ब्लॉक में आप देखोगे निष्कर्षण दर 70% से ज़्यादा, ये चिंताजनक वाली स्थिति में है, सेमी क्रिटिकल या क्रिटिकल। जब वाटर एक्सट्रैक्शन रेट आपकी 70% को पार कर जाए तब हम बोलते हैं कि ये चिंताजनक स्थिति में आ गए। 70% के नीचे जब तक रहता है तब तक हम उसको थोड़ा बहुत सेफ मान कर चलते हैं कि चलो ठीक है 70% के नीचे। जहाँ 70% टच करता है वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि अब जो हम चिंताजनक स्थिति में जा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे आप टोटल 146 ब्लॉक में देखो 116 इकाई सुरक्षित ब्लॉक श्रेणी में आती है। 146 में आप देखो कितने हैं, 30 ही ब्लॉक जो है आपके इसमें आ रहे हैं चिंताजनक वाले, माइनस करो 116 ब्लॉक आपके सुरक्षित में, 70% से कम दोहन। कोई भी ब्लॉक अति दोहित यानी 100% से अधिक एक्सट्रैक्शन रेट वाली श्रेणी में नहीं आ रहा है। सर 100% से अधिक कैसे हो जाएगा, हो जाता है दोहन। आपका चेन्नई वगैरह जो है मेट्रो सिटी, कई मेट्रो सिटी हमारे नेशनल लेवल पर आप देखो तो 100% से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन वाले में आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो अभी ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। और यदि जिला स्तर पर देखा जाए सबसे अग्रणी जिला भूजल दोहन में कौन है, बेमेतरा, और भूजल दोहन मामले में अग्रणी ब्लॉक कौन सा है, गुरूर। ये कौन से जिले में आता है, नहीं धमतरी में नहीं है, बालोद में है, ठीक। गुरूर जो है आपका बालोद में आता है, तो भूजल दोहन सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। ब्लॉक स्तर पर सबसे अग्रणी है गुरूर, जिला स्तर पर आप देखोगे बेमेतरा, और सबसे कम कहाँ है, सुकमा में, ठीक। ये जो है रियल टाइम रिपोर्ट है, हम लोग जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे में आप देखे होंगे इस टाइप का नंबर मिलता होगा, 120, 21 और 5। 120 माना जाता है सेफ में, 21 माना जाता है सेमी क्रिटिकल में, और 5 जो है उसको माना जाता है क्रिटिकल ब्लॉक में। ऐसा आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में देखोगे, ठीक। या फिर ये सब क्या है ना, इस टाइप की रिपोर्ट जब आती है हर साल में एक बार हमारे यहाँ जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो PDF बना करके अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। जो भी अपना पूरा रिपोर्ट पब्लिश करेगा गवर्नमेंट की साइट में अपडेट होता है, उसके अंतर्गत ये वाला डेटा है। ये सब क्या है, बीच बीच में रियल टाइम एनालिसिस करते रहते हैं। रियल टाइम मतलब आज की डेट पर क्या कंडीशन है, उसको हो सकता है आपका अप्रैल में एक रिपोर्ट आए, हो सकता है जून में एक रिपोर्ट आए, हो सकता है नवंबर वगैरह में एक आए। तो ये जो है थोड़ा बहुत रियल टाइम डेटा रहता है। ज़्यादा आपको याद रखना है इसी को, क्योंकि आपका क्वेश्चन बनता है ज़्यादा इसी से, ठीक। ये थोड़ा बहुत आपके आइडिया के लिए रियल टाइम पर। वैसे आपका 120 सेफ में माना जाता है, 21 आपका सेमी क्रिटिकल और 5 जो है क्रिटिकल में माना जाता है। इसमें भी आपका यदि 30 ब्लॉक में 70% से अधिक है सेमी क्रिटिकल क्रिटिकल, तो इसमें भी क्रिटिकल जो है माना गया है 5 ब्लॉक को। ये 5 ब्लॉक कौन कौन से हैं, ये इसके बराबर ही है, सेम है, ये भी 5 क्रिटिकल वो भी दोनों से। कौन कौन से 5 ऐसे ब्लॉक हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में है, कुछ ऐसा आइडिया है आपको भूजल दोहन वाले में? रायपुर में कौन सा ब्लॉक जनपद कौन सा, धरसीवा है, ठीक। और धरसीवा है, ठीक है। और धरसीवा से ही हो क्या आप, हाँ तभी 5 ऐसे ब्लॉक है, एक है आपका धरसीवा है, एक है आपका गुरूर, फिर आपका है बेमेतरा, बिरला और नवागढ़। ऐसे 5 आपके क्रिटिकल हैं, ठीक, जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में है। आपके 80% से भी ऊपर वहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो रहा है भूजल दोहन, ठीक। 3 ब्लॉक जो है आपके बेमेतरा से बिलोंग करते हैं, बेमेतरा, बिरला, नवागढ़। एक बिलोंग करेगा बालोद से, गुरूर, एक बिलोंग करेगा रायपुर से, धरसीवा। ऐसे 5 हैं, नाम बोलो आप लोग। बालोद से कौन है, जोर से बोलो, बालोद से कौन है, गुरूर है। फिर आपका रायपुर से कौन है, धरसीवा। बेमेतरा से कौन कौन है, बिरला और नवागढ़, ठीक। ये 5 हैं, ये आपको नाम याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। फिर हम देखते हैं कुछ रिपोर्ट वगैरह। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक आया है, ये जारी किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक।
टाटा ट्रस्ट द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें कुल शामिल राज्य हैं 25, 18 बड़े राज्य और 7 छोटे राज्य। इनको भी क्या किया जाता है, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट कैटेगरीज में अलग अलग बांट लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक, तो ऐसे 18 बड़े राज्य और 7 छोटे राज्य मिलाकर के 25 राज्यों को शामिल किया गया है। 3 राज्य इसमें शामिल नहीं है, एक है आपका असम, एक है आपका मणिपुर और एक है आपका नागालैंड। ये 3 राज्य इसमें शामिल नहीं है। ये 3 राज्य शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एफ्स्पा एक्ट लगा हुआ है। ठीक, ये केंद्रीय सरकार का एक्ट है, सुरक्षा बलों को जिम्मेदारी दी जाती है वहाँ की कानून व्यवस्था संभालने के लिए। ये मेजर करेगा स्टेट का जो भी लॉ एंड ऑर्डर कैसा मेंटेन हो रहा है, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत जो प्रशासन है वो कैसा कानून वगैरह मेंटेन करके चल रहा है, उसको ये जज करेगा। तो यहाँ पर तो क्या कर रहा है भाई, केंद्र सरकार मैनेज कर रहा है ना, केंद्र सरकार का मेजर नहीं करना है, इसको मेजर करना है स्टेट का। इसलिए ये 3 राज्य इसने छोड़ दिए। साथ में एक भी यूटी को भी ये नहीं देखेगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत भी जो कानून वगैरह कौन मेंटेन करता है, केंद्र सरकार मेंटेन करता है। उन राज्यों की, उन केंद्र शासित प्रदेशों की जो पुलिस वगैरह है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इसलिए ना आपके यूटी देखा गया इसमें, ना ही इन 3 स्टेट्स को देखा गया। तो इस प्रकार से कुल 25 राज्यों को ये देखा। इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कितना रहा 25 राज्यों में, 6वां स्थान। 2022 में कौन सा था, 9वां। और इस साल स्कोर आया है हमारा 5.5 आउट ऑफ 10। 10 के 10 नंबर में से छत्तीसगढ़ को 5.54 नंबर मिले हैं। रैंक रहा है 6वां आउट ऑफ 25 स्टेट। 25 स्टेट में भी किसमें, 18 बड़े राज्यों की श्रेणी। ठीक, तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें आप देखो जो भी न्याय से संबंधित, जो संस्था न्याय से संबंधित जुड़ी हुई है, टोटल आपके 4 संस्था है जो कि न्याय से जुड़ी हुई होती है। पुलिस है, फिर आपका जुडिशरी है, जेल विभाग है और विधिक सहायता। विधिक सहायता यानी लीगल एड की बात हो रही है, वकील वगैरह जो प्रदान किए जाते हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं जो वकील नहीं कर सकते, सरकार की तरफ से उनको वकील मुहैया कराया जाता है यदि किसी ऐसे केस वगैरह में फंस गए तो। ठीक, तो पुलिस, जुडिशरी, जेल और विधिक सहायता, इन 4 को जज किया जाएगा। अलग अलग आपके पैरामीटर्स पर ये जज होते हैं। जैसे बजट वगैरह है, इसमें देखा जाएगा पुलिस विभाग को बजट कितना अलॉट हो रहा है सरकार की तरफ से, बजट वो कहाँ यूज कर रहे हैं, सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं, और यूज हो रहा है तो उसका आउटकम कितना निकल करके आ रहा है। इस टाइप की सारी चीजें देखी जाएगी। मानव संसाधन, पुलिस विभाग में कितने पोस्ट सैंक्शन हैं, कितने फिलअप हैं, कितने खाली हैं, 1 लाख लोगों पर कितने पुलिस बल होने चाहिए और कितने हैं राज्य में, इस टाइप की चीजें इसमें देखी जाएगी। कार्यभार देखा जाएगा, इनको वर्कलोड कितना है, सस्टेन उतना ये कर पा रहे हैं कि नहीं, कई चीजें पेंडिंग तो नहीं रह जा रही। जैसे क्या होता है, FIR हो गया पर आपकी कार्रवाई होने में महीनों लग जा रहे हैं, इस टाइप की चीज तो नहीं है वर्कलोड वगैरह के कारण कि वर्कलोड मैनेज नहीं हो पा रहा। विविधता इसमें कितनी है, यानी इसमें महिला पुलिस अधिकारी वगैरह कितनी है, उनकी भी तो जरूरत है, प्रॉपर है कि नहीं। फिर आपके SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग, उनका इसमें कितनी भागीदारी है। अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास कैसा है, कितनी पुलिस चौकी है, कितने पुलिस स्टेशन है, कितने जीप हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। फिर रुझान देखा जाएगा। रुझान मतलब पब्लिक परसेप्शन कैसा है, आप कैसे देखते हैं इनको, पुलिस प्रशासन को या जेल विभाग को या जुडिशरी को या फिर विधिक सहायता को। आपसे पूछा जाएगा, पब्लिक से लिया जाता है कि आप क्या सोचते हैं, कितना आप कोई सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं, कितनी आपकी सहायता कर पा रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन भी लिया जाता है। सब में इनको मार्क दिया जाएगा, बजट में इतना ऐसे ऐसे करके एक औसत निकाला जाएगा। जैसे आप देखो पुलिस वाले में छत्तीसगढ़ को मिला है 10 में से 6 नंबर, रैंक रहा है 4था। कारागार, प्रिजन विभाग जो जेल विभाग है उसमें नंबर मिला है 4.5, नंबर रहा है 13। न्याय व्यवस्था में आप देखो नंबर रहा है 8वां, स्कोर मिला है 5.39। कानूनी सहायता इसमें रैंक रहा है 7वां, स्कोर मिला है इतना। ठीक, तो इसमें इन स्कोर्स को क्या किया जाता है, मिला करके एक एवरेज निकाला जाता है। फिर नेशनल लेवल पर देखा जाता है छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है। ठीक, जैसे हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग चैप्टर होते हैं, सबसे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग नंबर मिलते हैं। तो वैसे ये आपके सब्जेक्ट है, समझ लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ये सब, इसमें जो भी नंबर मिलते हैं निकाल करके एक रिजल्ट निकलता है आपका 80%, 400 नंबर। तो ये है आपका ये वाला नंबर। और फिर क्लास में रैंक डिसाइड होती है, उसके हिसाब से आप 5वें नंबर पर है, 6वें नंबर पर, वैसा आपका ये रैंक निकलता है। ये समझ पा रहे हैं? तो इसमें आपको रैंक याद रखना है, कौन से नंबर पर रहा है छत्तीसगढ़, बोलो, 6वें स्थान पर। ठीक, आगे देखते हैं, एक केयर एज स्टेट रेटिंग है। ठीक, केयर एज क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका नाम है केयर एज रेटिंग्स।
ये जो भी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह है स्टेट्स की, ठीक, फाइनेंशियल कंडीशन वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, कैसा खर्च कर रहे हैं, क्वालिटी एक्सपेंडिचर है या नहीं है, ये सारा कुछ ये देखते हैं। और इनका बहुत बड़ा नाम है, ये छोटी मोटी संस्था नहीं है कि ऐसे रेटिंग तो सर महीनों में 50 आते रहते हैं, वो ऐसी वाली एजेंसी नहीं है, ठीक। ये बहुत बड़ी संस्था है, देश में इनका बड़ा नाम है, इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका बड़ा नाम है। स्टेट वगैरह की ये फाइनेंशियल रिपोर्ट देते हैं कि कैसे यहाँ पर फाइनेंस वगैरह मैनेज किए जा रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी विशेषता क्या है। इससे जो भी निवेशक हैं उनको रिपोर्ट मिल जाती है स्टेट की फाइनेंस कंडीशन की, कि राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मैं कहीं पर उद्योग लगाने जाऊँ वहाँ जाकर मेरा पैसा ना फंस जाए, ये निवेशकों को चिंता रहती है। ये रिपोर्ट से उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती है कि स्टेट का अपना फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कैसा वो आगे के लिए अपना सोचते हैं। वैसी कंडीशन में निवेशकों को राज्यों के बारे में फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, हम जो लगातार औद्योगिक नीति, ये नीति वो नीति बनाते रहते हैं, उसके बारे में हमको फीडबैक मिल जाता है कि नेशनल लेवल पर हमारी पॉलिसी के हिसाब से जिसमें हम चल रहे हैं, जो मार्ग, उसमें हमारी क्या कंडीशन है, देश में कौन से नंबर पर हम आ रहे हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को फीडबैक मिल जाता है, निवेशकों को एक गाइडलाइन मिल जाती है। इसका सिग्निफिकेंस ये है। तो ऐसे बड़े बड़े एजेंसी जब आपके स्टेट वगैरह की रैंकिंग निकालते हैं तो उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस देखा जाता है निवेशक, इन्वेस्टी वो आपके होते हैं उद्योगपति, उनके बीच में इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं होती। इसमें शामिल राज्य कितने हैं, देखो टोटल 28 राज्य इसमें शामिल है पूरे। वर्तमान में भी आपके कितने राज्य हैं भारत में, 28 हैं, सभी को ही शामिल है इसमें। 17 बड़े राज्य और 11 छोटे राज्यों को इसमें शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है 11वां, 2023 में स्थान था हमारा 14, यानी हमने इम्प्रूव किया है, 14 से 11 पर आए हैं। नंबर रहे इसमें 40.9 आउट ऑफ 100। जैसे हमने अभी पिछले वाले में देखा था 4 स्तंभों को मेजर किया गया था, यहाँ पर 7 पिलर्स को मेजर किया गया। यहाँ की छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था कितनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, फिर आपका राजकोषीय फाइनेंशियल कंडीशन, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसा है, सामाजिक शासन, पर्यावरण, ये अलग अलग 7 पिलर्स हैं। इन 7 पिलर्स को अलग अलग 50 संकेतक में, अर्थव्यवस्था को 50 पैरामीटर्स में मेजर किया जाएगा, राजकोष को 50 पैरामीटर्स में मेजर किया जाएगा। उसके हिसाब से इनको नंबर दिए गए। देखो 41 नंबर आपके इकोनॉमिक में मिला है, इकोनॉमिक कंडीशन में, फिजिकल कंडीशन में 50 नंबर मिले हैं, फिर आपका गवर्नेंस में 59.9, ऐसे करके अलग अलग नंबर दिए गए। सबका एवरेज निकाला गया तो 40.9 आया और नेशनल लेवल पर हमारा स्थान रहा है कौन सा, 11वां। ये आप देखो 11वां स्थान ये है छत्तीसगढ़ का। पहले स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र। ठीक है, इतना बात समझ पा रहे हैं। इसमें आपको छत्तीसगढ़ का रैंक याद रखना है, 11वां याद है ना, और ये केयरेज स्टेट रेटिंग है, ये आपको मुख्यतः याद रखना है। 2 ही चीज आप इसमें याद करके चलो, रैंक याद करके चलो और केयरेज स्टेट रेटिंग है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक है मोर द्वार साय सरकार, ये महाअभियान चलाया गया 15 से 30 अप्रैल तक। ये अभियान चलाया गया था 15 से 30 अप्रैल तक। शुरुआत इसकी हुई थी घाट पदमपुर बस्तर से। ये मोर द्वार साय सरकार अभियान क्या है, ये ऐसा अभियान है, देखो कई आवास योजना वगैरह चल रही है, आप जानते होंगे पीएम आवास योजना के बारे में है आइडिया, ठीक, घर वगैरह बनाने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हेल्प दी जाती है। तो वैसे पीएम आवास योजना है, हाउसिंग बोर्ड की अपनी स्कीम चल रही है, ठीक, अलग अलग स्कीम चल रही है। तो ऐसी योजनाओं के तहत भी यदि किसी को घर प्रदान नहीं हुआ, अपना खुद का घर वगैरह नहीं बन पाया है अभी तक, वैसे लोगों की पहचान करना, वैसे लोगों का चिन्हांकन करना, ये इस अभियान का उद्देश्य है। जो किसी भी योजना के अंतर्गत अभी तक नहीं आ पाए हैं, ठीक, जिनको किसी भी योजना के तहत अभी तक अपना खुद का घर नहीं मिल पाया है, वैसे लोगों का चिन्हांकन करना है इस अभियान का उद्देश्य। और ये चिन्हांकन कैसे किया जाएगा, सर्वे के माध्यम से। उसी सर्वे को एक नाम दे दिया गया मोर द्वार साय सरकार अभियान। अब मोर द्वार साय सरकार क्यों, सर्वे कैसे किया जाता है भाई, घर घर जा करके किया जाएगा, गेट खटखटाएगा। मोर द्वार साय सरकार, सरकार की तरफ से सर्वे है, इसलिए ऐसा नाम दिया गया मोर द्वार साय सरकार। इसका उद्देश्य यही है, ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना जिनको अभी तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का घर नहीं मिला है। और इसके अंतर्गत जो सर्वे किया जा रहा था उसको नाम दे दिया गया आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण, ठीक। इसके अन्य प्रयोजन क्या है, चूंकि सर्वे किया जा रहा है, घर घर ये जाएंगे ही, तो उनको जो भी केंद्रीय राज्य जो भी योजनाएं वगैरह चल रही हैं उसके बारे में भी इनको जानकारी दे दी जाएगी।
कि आयुष्मान योजना ऐसी है, इससे आप कार्ड बनवा सकते हैं। क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता रहती नहीं है, उनको पता ही नहीं होती कि इन चीज़ों में क्या क्या स्कीम चल रही है, किन किन चीज़ों की वो सहायता ले सकते हैं। तो वैसे केंद्र और सरकार की योजनाओं के बारे में भी इनको डिटेल वगैरह देना, ये इस योजना का उद्देश्य है, अभियान का उद्देश्य है। 3 चरण में चलाई गई। पहला चरण आपका 15 से 19 अप्रैल। इसमें क्या है, जिला ब्लॉक स्तर पर शुरुआती सर्वेक्षण वगैरह किया गया, चिन्हांकन किया गया, इस ब्लॉक में इस गांव में इतने लोग हैं, इतना समय लग सकता है सर्वेक्षण में, पूरी प्लानिंग वगैरह रूपरेखा बनाई गई। सेकेंड फेज में 20 से 28 अप्रैल घर घर जा करके पूरे परिवारों का सर्वे किया गया। तीसरे चरण में 29-30 अप्रैल रिपोर्ट बना करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वगैरह में आपका सबमिट किया गया। ये है आपका मोर द्वार सहायता सरकार अभियान। बाद में इसका डेट बढ़ा दिया गया था आपका 15 मई तक। ठीक, अभी जो है शुरुआती डेट था इसका 15 से 30 अप्रैल, पर लगा कि सर्वे थोड़ा और बृहद रूप में होना चाहिए, इसलिए इसका डेट बढ़ा करके 15 मई तक कर दिया गया था। अगला आप देखते हैं, एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। 30 अप्रैल को इसकी स्वीकृति मिली है। इसका उद्देश्य क्या है, जो आपके दूरस्थ क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र और साथ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र, इसमें साधारण एवं किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध कराना। इन क्षेत्रों में जो भी दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, या फिर ऐसे जनजाति वाले क्षेत्र हैं या नक्सल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, बस वगैरह की सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं रहती। इससे क्या है, कनेक्शन कट जाता है। कनेक्शन कटता है तो वहाँ पर जितनी इकोनॉमिक संभावना है, आर्थिक संभावना है उस जिला की आगे बढ़ने की, वो लगातार कम होती चली जाती है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ही नहीं है ना। सामानों की आवाजाही कैसे होगी, मनुष्यों की आवाजाही कैसे होगी, तो ऐसे में वो बिल्कुल आइसोलेटेड सा क्षेत्र बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, ऐसी बस सुविधा वगैरह उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। तो ये बस सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, शुरुआत में तो आपके ग्रामीण और जनपद पंचायत को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 100 ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा आयोजित चलाई जाएगी, यानी शुरुआत में 100 बस सेवा यानी 100 बस अन्य मार्गों पर, विभिन्न मार्गों पर चलाई जाएगी। ये इसका पहला कंडीशन है, पहला इसमें प्रावधान है। फिर दूसरा, बस कैसा होगा, तो मीडियम बस होगा, 18 से 42 सीट वाले थोड़े बहुत आपके मध्यम यात्री बस होंगे। एक आप देखते होंगे मिनी बस ले दे करके, उसमें 15, 17, 18 सीटर वाले। एक होते हैं बहुत बड़े बस, एक होते हैं उनके बीच वाले, माजदा वगैरह टाइप आप जैसे देखे होंगे, कॉलेज बस जो चलती रहती है, उस टाइप की आपकी इसमें मीडियम बस चलाई जाएगी 100 लगभग। ठीक, और इसमें क्या है, कुछ प्रावधान रखे गए हैं। पूर्ण किराया छूट किनको मिलेगा, जो कि ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित है, बौद्धिक या शारीरिक रूप से जो अक्षम है, 80+ वरिष्ठ यानी जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, फिर एड्स मरीज कोई है और उनके साथ उनका ध्यान रखने के लिए कोई एक परिचारक, एक केवल, ऐसा नहीं 4-5 दल चल रहा है, केवल एक को मिलेगा। ठीक, तो इतने लोगों को पूर्ण किराया छूट मिलेगा। 50% किराया रियायत किनको मिलेगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के निवासी, जहां पर जिनको नक्सल एरिया वगैरह घोषित किया गया है, वहां पर नक्सली हिंसा ज़्यादा होती है और उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको 50% किराया रियायत मिलेगा। ठीक, अब इसमें परमिट प्राथमिकता किसको मिलेगी, SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावितों को दी जाएगी। परमिट का मतलब ये है, ये योजना आप समझो कैसे होगा लागू, कि ये जो बस योजना है, ये ऐसा नहीं कि सरकार अपनी बस चलाएगी। ठीक, ये टेंडर इनवाइट करेगी, आप में से कौन इंटरेस्टेड है बस चलाने के लिए इस योजना के अंतर्गत, उसमें जो भी वहाँ पर टेंडर वगैरह डालेंगे, अपनी तरफ से नाम अपना देंगे, उनको क्या किया जाएगा, स्क्रूटनी किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा जितनों ने अपना नाम दिया है उसमें SC वर्ग वाले कितने हैं, ST वर्ग वाले कितने हैं, OBC वर्ग वाले कितने हैं, महिला स्व सहायता समूह या कोई महिला है क्या, या फिर नक्सली प्रभावित क्षेत्र का कोई व्यक्ति है क्या, उनको स्क्रूटनी की जाएगी और उनको परमिट देने में प्राथमिकता बरती जाएगी। पहला प्रायोरिटी इन्हीं को दिया जाएगा, तो उनके द्वारा ऐसी बस चलेगी। अब चूंकि ये प्राइवेट लेवल की बस है, इस योजना के अंतर्गत चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, किराया छूट वगैरह दे रहे हैं, किसी को पूरी छूट है, किसी को 50% छूट है, तो इनकी इनकम कैसे होगी, उसके लिए सरकार ने प्रावधान रखा है क्या, कि शुरुआती पहले वर्ष में दिन में आप कितनी भी बस चलाओ, महीने में कितनी भी बस चलाओ, 26 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको वित्तीय अनुदान वगैरह, वित्तीय सहायता वगैरह दी जाएगी। यदि दिन में आप 100 किलोमीटर चला रहे हैं तो 100 किलोमीटर यानी 26, आपके 2600 रुपये दिन की इनकम हो गई सरकार के अंतर्गत। बाकी अलग से ये जो किराया वगैरह जिनसे वसूला जा सकता है, क्योंकि पूरा किराया छूट सभी को तो नहीं है, कई लोगों से तो किराए मिलेंगे, वो आपकी जेब में, साथ में ये भी आपकी जेब में, 26 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। दिन में आप 5 राउंड चला सकते हो, 500 किलोमीटर चला सकते हो, आप चलाओ।
उसके हिसाब से आपको 26 रुपये पर किलोमीटर पहले साल के लिए इतना है, दूसरे के लिए इतना है 24 रुपये पर किलोमीटर, तीसरे के लिए इतना है। अभी 3 साल के लिए रूपरेखा बनी है, आगे की बाद में देखेंगे। तो इस योजना के लिए बजट प्रावधान रखा गया है 25 करोड़ रुपए टोटल, ठीक। और इसमें क्या है, राज्य स्तर जिला स्तर की समिति बनाई गई है। ये सड़कों का चिन्हांकन करेंगे, कौन से रूट से ये बस निकलनी, ये समझ पा रहे हैं योजना वगैरह, जोर से बोलो। फिर एक देखते हैं, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरुआत की गई है, ठीक। ये आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल, इस दिन से ये सुविधा केंद्र वगैरह शुरू की गई है, मुख्यमंत्री द्वारा सुविधा शुरू की गई है। 1474 ग्राम पंचायतों में इसका वर्चुअल शुभारंभ हुआ था। घोषणा हुई थी कि 1474 में हम शुभारंभ कर रहे हैं, पर ओरिजिनली आपका शुरुआत हुआ है 1460 में। टोटल ब्लॉक है आपके 146, हर ब्लॉक के अंतर्गत 10-10 ग्राम पंचायत में ये शुरू किया गया है। तो ये अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है क्या, सीएससी टाइप की सुविधा है। हर गांव में क्या होता है, हर गांव में जरूरी नहीं है कि आपके सीएससी वगैरह मौजूद है ना, सर्विस सेंटर जिनको बोलते हैं ना, वैसे हर गांव में जरूरी नहीं कि हर गांव में ऐसे मौजूद हो। कोशिश ये की जा रही है कि हर ग्राम पंचायत में ऐसा अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र हो। तो वो क्या देगा, वो वैसी ही फैसिलिटी देगा जैसा हमारा सीएससी वगैरह देता है। जैसे आपके कुछ ऑनलाइन योजना है, उसके अंतर्गत हमको एनरोलमेंट करना है, नाम वगैरह अपना देना है, वो सारे कहाँ होंगे, यदि कोई गाँव में दूरस्थ क्षेत्र में, उसको पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपना नाम वगैरह एनरोल करना है, क्लेम वगैरह करना है, उसको जाना पड़ेगा। यदि उसके गांव में सीएससी नहीं है, उसको जाना पड़ेगा वैसा गांव जहां पर सीएससी है। आसपास के किसी गांव में नहीं है तो तहसील जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपका ऑफिस चल रहा है, जबरदस्ती उसको अपना घर छोड़ करके दूसरे जिला जाना पड़ रहा है, दूसरे तहसील जाना पड़ रहा है, दूसरे गाँव जाना पड़ रहा है। तो वैसा उसको ना हो। क्या है, कई गाँव में एटीएम सुविधा भी मौजूद नहीं रहती, पैसे निकालने हैं तो फिर आप दूसरे गांव जाओ जहां पर एटीएम वगैरह है, ये सारा कुछ उसको करना पड़ता है। वैसा चीज उन गांव के लोगों को ना करना पड़े, इसलिए ये अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, आपके सीएससी टाइप ही इसमें कंप्यूटर वगैरह रहेंगे, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, योजना के माध्यम से आप अपना नाम दे पाएंगे। विभिन्न योजनाओं के लिए कोई कार्ड बनवाना है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आयुष्मान कार्ड है, इसके लिए अपना नाम देना, आधार कार्ड है, इसके लिए अपना नाम देना है, सीधा यहीं से आप दे पाएंगे। दूसरे गांव दूसरे ब्लॉक जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें सेवाएं क्या क्या है, ये देखो आप, जन्म प्रमाण पत्र इसमें बन जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इस टाइप के राशन कार्ड, ये सब भी इसमें बन पाएंगे। वित्तीय सेवाओं में आप देखो माइक्रो एटीएम वगैरह नकद आहरण इसमें कर पाएंगे। माइक्रो एटीएम क्या होते हैं, कुछ एक आधार बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी होती है कि आप आधार कार्ड का अपना नंबर दो। अब चूंकि जो भी आपके बैंक अकाउंट है सब आपके आधार कार्ड से लिंक हो गए, तो आधार नंबर जो है आपका, फिर आपका बायोमेट्रिक वगैरह लिया जाएगा। इस प्रकार से लगभग आप 10,000 रुपये मैक्सिमम, अधिकतम 10,000 रुपये तक की निकासी आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसको बोला जाता है आधार बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी। आपके केवल आधार नंबर से ही आप पैसे निकाल सकते हैं, पर इसकी लिमिट है 10,000 तक ही। तो ऐसे माइक्रो एटीएम की इसमें फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक। आधार आधारित भुगतान, डिजिटल लेन देन, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर तुरंत, बीमा प्रीमियम भुगतान, ये क्या है, डीबीटी से राशि भुगतान होती है तुरंत, आप जाकर देख सकते हैं आपके इसमें आया है कि नहीं अकाउंट वगैरह में, ठीक। यदि वहाँ पर आपका एटीएम नहीं है, यदि आपका वहाँ पर सीएससी नहीं है, वहाँ पर यदि बैंक की शाखा नहीं है, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पासपोर्ट लेकर के जाना पड़ेगा कहाँ पर, आपके बैंक वगैरह में। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल सुविधा केंद्र हो जाएगी, सीधा आप यहाँ पर जाओ, आपके अकाउंट वगैरह की इसमें जानकारी मिल जाएगी, डीबीटी राशि आई है या नहीं, वैसे फायदे हैं। फिर ग्रामीणों के लिए फायदे क्या हैं, अब इनको दूसरे गांव वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा, ये इसकी फैसिलिटी है। तो इस प्रकार से उनको सुविधाएं पूरी मिलेंगी। तो इसमें आपका घोषणा कितने में किया गया, 1474। शुरुआत ओरिजिनली कितने में की गई है, बोलो जोर से बोलो, कितने में, 1460 में शुरू की गई। अगले 6 महीने में 8,000 से भी अधिक पंचायतों में इसको खोलने का प्लानिंग है। अब देखते हैं, कुछ राष्ट्रीय प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता वगैरह आयोजित की गई थी, आपके नेपाल में आयोजित की गई। अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, ये पोखरा नेपाल में आयोजित की गई। देखो 7 देशों ने इसमें भाग लिया था, 300 से भी अधिक खिलाड़ी। अब इसमें अब देखो स्वर्ण पदक किनको मिला है, सूरज राजपूत, छत्तीसगढ़ की तरफ से भी कई प्रतिभागी गए थे, इन्होंने मेडल जीत करके वहां से लाए, मुख्यतः आपके वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। वेट लिफ्टिंग में आप देखो सूरज राजपूत, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में जीता है गोल्ड मेडल, ठीक।
दीपाली सोनी, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जीता है 76 केजी वर्ग वाले में स्वर्ण पदक। अभिषेक तिवारी, ये 67 केजी वर्ग सब जूनियर वर्ग, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जीता है गोल्ड मेडल। और एक अनुराग जांगड़े, इन्होंने 109 केजी वर्ग में जीता है वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल। जितने गए सभी ने सोना जीत करके आए हैं वापस, गोल्ड मेडल। और ये चारों के चारों कहाँ से बिलोंग करते हैं? कवर्धा से बिलोंग करते हैं, चारों के चारों कबीरधाम से ही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये तीनों जो हैं इनके कोचशिप के अंतर्गत ट्रेंड है, चारों एक ही हेल्थ क्लब में, ये जो आपका भारत हेल्थ क्लब है यहीं से ट्रेंड है। इन तीनों के कोच भाई साहब यही हैं, सूरज राजपूत, ये बहुत बड़ा नाम है अपने उसमें बॉडी बिल्डिंग वाले एरिया में, ठीक। इन्होंने ही ट्रेंड किया है, सब एक साथ गए, सोना जीत करके लाए हैं गोल्ड मेडल नेपाल से। ये समझ पा रहे हैं? अब फिर देखो लॉ एस्क ब्लॉक की नीलामी की गई है। ये ब्लॉक वगैरह क्या होते हैं इसको आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे कोई एक एरिया है, हमको यहाँ पता चला कि यहाँ पर क्या है, लॉ एस्क वगैरह है, तो ये एरिया क्या होता है भाई, बहुत बड़ा होता है। सपोज आपका 10 किलोमीटर या फिर 15 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है, सब जगह क्या है, पूरा लॉ एस्क हमको मिला है। तो इसको सरकार क्या करती है, ऐसे ब्लॉक्स में बांट देती है अलग अलग, ठीक। ऐसे ब्लॉक्स में बांट दिया जाएगा, नाम दे दिया गया ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक ई। फिर इन ब्लॉक्स की नीलामी करती है, ई ऑक्शन जिसको बोला जाता है, ठीक। इसका ई ऑक्शन करेगी जो कंपनी आएगी। सपोज ब्लॉक ए ब्लॉक बी का ई ऑक्शन हो रहा है, किसी कंपनी ने बोली लगाई, उसको मिल गया, तो अब वो जो कंपनी है केवल इन्हीं ब्लॉक्स में खुदाई वगैरह कर सकती है, इन्हीं ब्लॉक से वो अयस्क वगैरह निकालेंगे, दूसरे से नहीं निकाल सकती। ऐसा नहीं कि इनको ब्लॉक ए ब्लॉक बी मिला है ऑक्शन के तहत और वो जा करके खुदाई शुरू कर देंगे ई में, ऐसा नहीं होगा। उनको खुदाई केवल इतने लिमिटेड एरिया में ही करना है। ब्लॉक सी ब्लॉक डी के लिए कोई और कंपनी आ जाएगी। सपोज ए बी को मिला है, ए बी किस कंपनी को मिला है, महेश कंपनी को, तो वो केवल ए बी में खुदाई करेगी। सी डी मिला है सपोज सुरेश कंपनी को, तो वो केवल सी डी में ही खुदाई करेगा। ई एफ ये सपोज मिला है नरेश कंपनी को, ठीक। महेश सुरेश नरेश ये सब ऐसे तरीके से ब्लॉक वाइज यहाँ पर खुदाई होती है, वहीं से अयस्क निकाले जाते हैं, इन्हीं ब्लॉक्स की नीलामी की जाती है। वैसा ही लॉ एस्क ब्लॉक की नीलामी की गई है। आपके दंतेवाड़ा के 3 लॉ एस्क ब्लॉक हैं और आपका हाहालद्दी लॉ एस्क ब्लॉक जो कि कांकेर में मौजूद है। ऐसे करके टोटल 4 ब्लॉक्स की नीलामी की गई, जिसमें से आपके दंतेवाड़ा के 3 हैं और एक है आपका कांकेर का, ठीक। तो दंतेवाड़ा के जो 3 लॉ एस्क हैं उसमें से 2 निक्षेप जो है बैलाडीला के निक्षेप 1A 1B उसको आवंटित किया गया है मेसर्स आर्सेलर मित्तल निपुण स्टील इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने उन 2 ब्लॉक्स की ऑक्शन में बोली लगाई और इन्हीं को ये ब्लॉक वगैरह आवंटित कर दिए गए। सबसे ज्यादा बोली इन्हीं की थी। बैलाडीला में फिर एक और जो निक्षेप है निक्षेप 1C, इसका आवंटन किया गया मेसर्स रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को। और हाहालद्दी जो आपका कांकेर वाला है उसमें इस मेसर सागर स्टोन इंडस्ट्री कंपनी को ये ब्लॉक नीलाम हुआ है। ये समझ पा रहे हैं? तो आपको इसमें ये वाला नाम याद रखना, हाहालद्दी वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर कुछ ऐसे आयोजन होते हैं महत्वपूर्ण आयोजन, अलग अलग महोत्सव आयोजित होते हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम होगा, ठीक। वैसा क्या होता है मड़ई वगैरह ये सब, इसमें क्या है कई बार डेट पूछ दिए जाते हैं, ठीक। जैसे आपका एक कुदरगढ़ महोत्सव आयोजित हुआ सूरजपुर में 2 से 4 अप्रैल को। कुदरगढ़ में क्या है जहां पर ये महोत्सव आयोजित हो रहा है? जैसे डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी है, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी, कुदरगढ़ में कौन है? कोई आइडिया है? हाँ या ना? नहीं, कुदरगढ़ में बागेश्वरी देवी का मंदिर है, ठीक। जैसे हमने देखा डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी देवी है, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी है, कुदरगढ़ जो आपका सूरजपुर में है बागेश्वरी देवी। प्रसाद योजना के अंतर्गत, केंद्र की प्रसाद योजना चल रही है, उसके अंतर्गत इस योजना को भी शामिल किया गया है, ठीक। इस जगह को भी शामिल किया गया है, डेवलपमेंट किया जाएगा। ये देखो 2 से 4 अप्रैल नवरात्रि चल रही थी उस समय पर, बागेश्वरी देवी का मंदिर, तो नवरात्रि के अवसर पर ऐसा महोत्सव यहाँ पर आयोजित कर लिया गया। एक मरका पंडुम आयोजित हुआ आपका कांकेर में 7 अप्रैल को, ठीक। तो ये वाला डेट आपको थोड़ा सा याद रखना है, कुदरगढ़ महोत्सव। फिर कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, अलग अलग आयोग होते हैं, योग आयोग, खेल आयोग, गृह निर्माण मंडल, ये सब। तो इसमें क्या है अलग अलग अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये इसमें आपको कई कई नाम जो है बड़े बड़े होते हैं वो याद रखना होता है, ऐसे जोड़ी मिलाओ में पूछ देगा। अभी क्या है सारे नई नियुक्तियां हैं, 4 ऐसे आयोग दे देगा, 4 ऐसे अध्यक्ष के नाम दे देगा और आपको फिर जोड़ी मिलाओ बोलेगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। कई बार सीधा साफ पूछ देता है कि इस इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी है, ऐसे करके सीधा साफ क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक। तो आपको नाम याद रखने, डॉक्टर लवली शर्मा ये बनी है इंदिरा कला संगीत विद्यालय कुलपति, ठीक।
आप मेरे साथ बोलते जाओ। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? सिन्हा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा कौन बनी? मल्लिका शर्मा। छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? राकेश पांडे। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, इसके अध्यक्ष राम प्रताप सिंह। ये लेबर्स के लिए है, मजदूरी जो करते हैं उनका अपना खुद का आयोग है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड अनुराग सीधे। राज्य वन विकास निगम अध्यक्ष कौन? राम सेवक पैकरा। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन? राज्य बीज कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर। कुछ नाम आपको इसमें याद रखने हैं, इनका नाम याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, इनका याद रखना है। ठीक, कुछ ऐसे आपके मुख्य नाम है, इनका नाम याद रखना है। तो ये आपको 5 तो जरूर याद रखने हैं। फिर कुछ और बोर्ड हैं, इसको भी आप देखो। राज्य कृषक कल्याण परिषद अध्यक्ष कौन बने? सुरेश कुमार चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अध्यक्ष विजय कुमार गोयल। CSIDC छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल। निःशक्त जन वित्त विकास निगम अध्यक्ष लोकेश कबाड़िया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता। लौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा। राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड अध्यक्ष मोना सेन। ठीक, तो इतने अपॉइंटमेंट्स अभी इस बार नए हुए हैं, इसी महीने की बात है, अप्रैल महीने की। फिर कुछ वन लाइनर्स है, उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से BPL परिवार के कोई कमाऊ सदस्य जिनकी एज है 18 से 60 साल के बीच में, BPL परिवार है, इकलौता कमाऊ सदस्य है, उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में, उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक मुश्त अनुदान सहायता मिलेगी 20,000 रुपए की। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना एक नया शुरू किया गया था लास्ट ईयर, उसके लिए शासन द्वारा बजट घोषित किया गया है 50 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की फिर से शुरुआत की गई है 27 मार्च 2025 से। ये ओरिजिनली आपका शुरुआत हुआ योजना 2012 का। प्रीवियस गवर्नमेंट जो अपोजिशन की थी उसमें इसका नाम बदल दिया गया था, तीरथ व्रत योजना कर दिया गया था। योजना वैसी ही चल रही थी, नाम बदल दिया गया था, फिर से इसका नाम बदल करके यही कर दिया गया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसको नए रूप में लॉन्च किया गया 27 मार्च से, और इसमें कुल 19 तीर्थ क्षेत्रों को शामिल किया गया है कि 19 तीर्थ क्षेत्रों के ले जाकर के वहां पर दर्शन कराए जाएंगे, जैसे तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, ये सब। ठीक, फिर राज्य के युवाओं को गवर्नेंस फील्ड में उच्च गुणवत्ता शिक्षा, व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए मुख्यतः ये आपका MBA करवाया जाता है गुड गवर्नेंस में। इसके लिए योजना चल रही है मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलोशिप योजना, पैसे मिलते हैं, मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। फिर टेक्सटाइल क्षेत्र में उन्नति के लिए छत्तीसगढ़ ने इस संस्था के साथ MOU किया है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ का आयोजन किया गया था 3 चरणों में। पहला चरण आपका 8 अप्रैल से 11 अप्रैल, दूसरा 11 अप्रैल से 5 मई तक, तीसरा 5 मई से 31 मई तक। इसमें क्या हो रहे हैं? सुशासन तिहार मतलब जनता की समस्या सुनी जाएगी, उनको समाधान करने का कोशिश किया जाएगा, एप्लीकेशन लिया जाएगा, उसका समाधान करने का कोशिश। यही शिविर का नाम था सुशासन तिहार। फिर आप देखो, राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है बड़े सेट्टी, स्थित है आपका सुकमा जिले में। एलवद पंचायत अभियान के अंतर्गत जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा उसको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, ये छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा है। तो राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है बड़े सेट्टी। फिर राज्य की इतने प्रमुख शासकीय सेवाओं को समयबद्ध पब्लिक सर्विस गारंटी डिलीवरी एक्ट के अंतर्गत लाया गया है 13। समयबद्ध पब्लिक सर्विस गारंटी डिलीवरी क्या है? इसमें कई विभाग ऐसे होते हैं जिनमें कई बार क्या होता है, समय लग जाता है। आपने कुछ चीज के लिए अप्लाई किया, लग गए समय 4 महीना 6 महीना, तो ऐसा नहीं। इसमें ये एक्ट लाया गया है कि यदि कोई पर्टिकुलर 13 ऐसी सेवाएं लाई गई है, आपने अप्लाई किया या सरकार ने कुछ चीजें बोली, तो 1 महीना मतलब 1 महीना उसके अंतर्गत उसका समाधान होना चाहिए, उसका निराकरण होना चाहिए। या फिर जैसे हमने अप्लाई किया कोई प्रमाण पत्र के लिए, उसमें यदि टाइम लिमिट डिसाइड कर दिया जाए कि जब से कोई व्यक्ति अप्लाई करेगा 15 दिन के भीतर उसको कार्ड मिल जाना चाहिए, इसको बोलते हैं समयबद्ध पब्लिक सर्विस गारंटी डिलीवरी एक्ट। तो ऐसे कुल 13 सेवाओं को लाया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। फिर आप देखो, खरसिया नवा रायपुर परमल कसा रेल प्रोजेक्ट की लागत तो है, इसको मंजूरी दे दी गई है 8,741 करोड़। ये रेल प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर टाइप का है। देखो आप, शुरुआत कहाँ से हो रहा है? रायगढ़ से। रायगढ़ से जांजगीर, बिलासपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग, और फिर खत्म हो रहा है जाकर के राजनांदगांव। रायगढ़ उधर और राजनांदगांव इधर,
आपका वेस्ट टू ईस्ट ये जोड़ता चला जा रहा है, तो एक कॉरिडोर टाइप का ये बन रहा है, इसलिए आपको ये रेल प्रोजेक्ट याद रखना है। फिर प्रदेश में निजी क्षेत्र की बात हो रही है। निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन का लक्ष्य कितना करने की गई है? 20,000 मेगावाट। ये मैं निजी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सरकारी नहीं। ना इसमें एनटीपीसी आएगा, ना इसमें सीएसईबी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, पूरा निजी क्षेत्र है। अदानी पावर, लैंको पावर, इन सब की बात हो रही है यहाँ पर। तो निजी क्षेत्र से 20,000 मेगावाट यहाँ पर बनाने का लक्ष्य रखा गया। फिर एक फिल्म सिटी बन रही है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी, इनका निर्माण किया जाएगा नवा रायपुर अटल नगर में, 70 एकड़ क्षेत्र में। फिर एक संस्था है नीलिट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट, ये स्थापित होगा आपका तेंदुआ नया रायपुर में। बहुत बड़ी संस्था है, छोटी मोटी संस्था नहीं है ये जो नीलिट है, ठीक। देश में लगभग इसके 56 संस्थान है। 57th वाला जो होने वाला है वो लगने वाला है आपके रायपुर में, ठीक। नीलिट जो है बहुत बड़ी संस्था है, इसको ऐसा वैसा मत मान लेना। जैसा हमने एक NIFT देखा था, 17वां कैंपस रायपुर में लगने वाला है, वैसा ही एक बहुत बड़ी संस्था है नीलिट, ये लगने वाला है रायपुर में, ये भी आने वाला है रायपुर में। फिर समृद्ध जनजाति विरासत के समर्पित एक पत्रिका निकाली गई, प्रथम संस्करण, इसका नाम है धरोहर। एक मैगजीन है जिसमें जनजाति से संबंधित, उनके पर्व त्योहार, इन सब से संबंधित सारी जानकारी दी गई, उसका नाम रखा गया है धरोहर। फिर पर्यटन प्रयोजन से बैम्बू राफ्टिंग शुरू की गई है। कहाँ पर? कांकेर का एक गांव है, ग्राम खमडोड़गी। बैम्बू राफ्टिंग आप लोग समझते हैं क्या होता है? समझते हैं? टीवी वगैरह में कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे बांस को जोड़ करके खे करके आगे बढ़ते हैं, ऐसा एक बांस जोड़ा, फिर दूसरा बांस जोड़ा, फिर तीसरा बांस जोड़ा, चौथा बांस जोड़ा, ऐसे करके एक नाव टाइप बना लिया, उसके ऊपर चढ़ करके बढ़ते चले जा रहे हैं। रामायण देखा है आपने, रामानंद सागर वाली, जब वो गंगा नदी पार करते रहते हैं उसी में बैठ कर करते रहते हैं, ठीक। वही हमारा बैम्बू राफ्टिंग, ये शुरू किया गया आपके कांकेर में। समस्त आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। इसका थीम था हमर स्वस्थ लइका। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर, जिस पर आपका अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरुआत की गई थी, उसी में ये मोर गांव मोर पानी अभियान भी शुरू किया गया था सभी ग्राम पंचायतों में। ये देखो अप्रैल महीने की बात है, गर्मी का मौसम आ रहा है, जल संरक्षण करना है, इसके लिए मोर गांव मोर पानी अभियान शुरू किया गया था। फिर कुछ आप देखो, ये अब क्या है, इस संस्था के विद्यार्थी बाहर उज्बेकिस्तान जाकर के अध्ययन एवं शोध कर सकेंगे। कौन से वाले? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ के IG के भी है, उसने MOU साइन किया उज्बेकिस्तान के एक कॉलेज से, तो यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जा पाएंगे, वहाँ वाले यहाँ आ पाएंगे, यहाँ के प्रोफेसर वहाँ जा पाएंगे, वहाँ वाले यहाँ आ पाएंगे, रिसर्च वगैरह आपस में मिलजुल करके कर सकेंगे। वर्तमान में राज्य में अभी कुल कितने प्रवास आवासीय विद्यालय हैं? 15 है। 2 जगह और घोषित किया गया है, एक राजनांदगांव, बलरामपुर, तो संख्या बढ़ करके 17 हो जाएगी जब बन जाएगा तब। अभी बना नहीं है, अभी 15 है, अभी केवल घोषणा की गई है, बोला गया है कि यहाँ हम बनाएंगे, अभी बना नहीं, ठीक। तो वैसे जब बन जाएंगे तब हो जाएंगे 17। छत्तीसगढ़ में एक नया शिक्षा बोर्ड की शुरुआत की गई है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, ठीक। जैसे एक होता है आपका CSEB, एक होता है ICSE, एक होता है CG का अपना स्टेट बोर्ड, वैसा ही एक नया शिक्षा बोर्ड बनाया गया, भारतीय शिक्षा बोर्ड। 80 स्कूलों ने इससे मान्यता प्राप्त कर ली है। और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड चलाएगा कौन? पतंजलि, बाबा रामदेव वाली संस्था, ठीक है, उसके द्वारा ये शिक्षा बोर्ड शुरू किया गया। फिर राष्ट्रीय स्तर की अपनी अत्याधुनिक तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? ग्राम उपरवारा, नया रायपुर में, 10 एकड़ भूमि में। फिर एक अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ ने कुल पदक जीते हैं 11, जिसमें से स्थान रहा है पदक तालिका में तीसरा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बैडमिंटन इस कंपटीशन में, अखिल भारतीय पुलिस वाले में, मिक्स डबल्स में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल मिला है। उसमें कौन कौन प्लेयर थे? एक है सूरज परिहार और एक है आकर्षी कश्यप। आकर्षी कश्यप को DSP बनाया गया है स्पोर्ट्स कोटा से, यदि आपको मालूम हो तो, ठीक। तो वो भी इस टूर्नामेंट में शामिल हुए थे। फिर एक मिचनार की पहाड़ी है, यह है स्थित जगदलपुर में। मनरेगा के श्रमिकों को अब 261 रुपये प्रति दिवस की मजदूरी मिलेगी। पहले कम था, 240 समथिंग था, अब 261 रुपये हो गया। अब इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा जल्दी शुरू होगी। कहाँ पर? रायपुर एयरपोर्ट पर। इंटरनेशनल कार्गो आप समझते हैं क्या होता है? प्लेन में भर भर के जो सामान आते हैं ना बड़े बड़े, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल कार्गो। तो फार्मिंग प्रोडक्ट, ये वो सारी चीज़ें अब सीधा छत्तीसगढ़ में आ पाएगी। नहीं तो क्या है, बड़े बड़े जो कृषि आपके यंत्र वगैरह हैं, दिल्ली से, मुंबई से, वहाँ उतर करके फिर यहाँ पर मंगाया जाता था, अब सीधा यहीं उतरेंगे तो हमारा खर्चा बच जाएगा। ये इसमें फ़ायदा है। इतना बात क्लियर है आप लोग को? जोर से बोलो, ठीक। तो ये है आपका अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स, यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे जा करके और भी ऐसा मई, जून, जुलाई, अगस्त सारा कुछ आप लोग का कवर होगा धीरे धीरे, ठीक है।